हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अपन बात कर रहे थे, तो अपन इसमें वैसे बोला था कि यहाँ पे अपन ने हाइड्रोजन गैस लिया है। तो इस हाइड्रोजन गैस को अपन क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट करके एनर्जी देंगे और उसको अपन क्या करेंगे, एटम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये अपन ने बात किया था कि H2 गैस रहेगा, उसका पहले एक तरीके से एटोमाइजेशन होगा, उसको अपन एटम्स में कन्वर्ट करेंगे। कि अगर इन हाइड्रोजन एटम्स को अपन कंटिन्यू एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये मान लो कि जब H2 गैस से हाइड्रोजन एटम बना तो ये अपने पास क्या था, सारे एटम ग्राउंड स्टेट में थे, ठीक है। लेकिन एनर्जी देते रहोगे तो अपने पास ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये चले जाएंगे किसमें, एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में अब अपन बोल रहे हैं कि अपन ने जब एटम सारे एक्साइटेड स्टेट में है तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो पावर सप्लाई कर रहे थे उसको कट कर दिया, मतलब पूरा नहीं किया, एनर्जी थोड़ा रिड्यूस कर दिया। तो एनर्जी कम करते ही क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो लोअर एनर्जी लेवल में वापस आने लगेंगे, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल में उतने स्टेबल नहीं है। तो वापस एक आने लगेंगे हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे। तो जब हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएंगे तो अपने पास क्या होंगे, एनर्जी एमिट करेंगे, एनर्जी एमिटेड, ये अपने डिस्कस किया था। और जो रेडिएशन आ रहा है, जो एनर्जी आ रहा है, उसको अपन प्रिज्म से पास करते हैं इस तरीके से। तो प्रिज्म से पास करने के बाद अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो पैटर्न मिलता है वो एक तरीके से लाइंस की फॉर्म में मिलता है, जिसको अपन नाम देते हैं क्या, लाइन स्पेक्ट्रम। तो इतना अपन ने डिस्कस किया था। तो बोर जो था उसने इसी लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया था आगे, और अलग अलग तरीके से उसको क्लासिफाई किया। उसी के बारे में अपने को मेनली बात करनी है कि अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन, ये अपन ने अलग अलग एनर्जी लेवल यहाँ पे दिखा रखा है, n=1, n=2, n=3, n=4, n=5, n=6, और ये अपने पास n=infinity। तो ये अपने पास अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। अब क्लासिफिकेशन कैसे किया गया लाइंस का, उसके बारे में अपने को बात करनी है। तो अपन ये बोल रहे हैं कि अगर अपने पास किसी भी एनर्जी लेवल से, जैसे यहाँ पे ये n=2 से n=1 में आ रहा है, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन n=2 से n=1 में आता है तो उस रेडिएशन के करस्पॉन्डिंग जो लाइन आएगी, कि ये अपने पास मान लो कि n=1 है, साथ में तुम भी बना लेना, ये अपने पास n=2 है, ये अपने पास n=3 है, और ये अपने पास n=4 है। पहले अपन n=4 के लिए बात कर लेते हैं, 4 सेल के लिए, कि n=1 हो गया, n=2 हो गया, n=3 और n=4। तो अपन ये बोल रहे हैं कि अगर अपने पास किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन अगर किस में आ रहा है, n=1 में आ रहा है, कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या करे, n=4 से n=1 में आए, तो इस डायरेक्ट अगर 4 से 1 आया है तो इसके करस्पॉन्डिंग अपने पास क्या होगा, कुछ एनर्जी का फोटोन एमिट होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग अपने पास क्या होगा, जब वो प्रिज्म से पास होगा तो अपने को एक लाइन दिखाई देगी। तो ये 4 से 1 में आया तो उसके करस्पॉन्डिंग लाइन को अपन ऐसे दिखा रहे हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है कि n=3 से 1 में आया हो, या फिर 2 से 1 में आया हो। मतलब अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से है, तो देखो अपन क्या बोल रहे हैं कि अपने पास अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल में है, और किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर n=1 में आता है, जैसे कि अगर अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि वो n=2 से किस में आ रहा है, n=1 में आ रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन n=2 से n=1 में आएगा, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो जब वो एनर्जी का फोटोन जो इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग आया 2 से 1 के करस्पॉन्डिंग, तो प्रिज्म से पास करेगा, तो उसके थ्रू अपने को एक लाइन मिलेगी, उसके करस्पॉन्डिंग अपने को एक लाइन मिलेगी, तो वो अपने को ये हो गई मान लो, ठीक है। इसी तरीके से जब अपने पास अगर n=3 से किस में आ रहा है, n=1 में आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक लाइन मिलेगी, n=4 से n=1 में आ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग अपने को एक लाइन मिलेगी। तो अपन इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n=1 में आता है, तो वहां पे जो लाइंस आती है उन सब लाइंस को अपन कलेक्टिवली बोलते हैं लाइमन सीरीज, कि वो क्या है, लाइमन सीरीज का लाइन है। चाहे 2 से 1 में आए, चाहे 3 से 1 में आए, चाहे 4 से 1 में आए, चाहे 5 से 1 में आए, मतलब लोअर एनर्जी लेवल अपने पास फिक्स है। अगर लाइमन सीरीज की अपन बात करें, मतलब किसमें आ रहा है, n=1 में आ रहा है। इसी तरीके से अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n=2 में इलेक्ट्रॉन आता है, तो हायर एनर्जी लेवल से मतलब जैसे 4 से अगर इलेक्ट्रॉन मान लो कि 2 में आया,
3 से अगर अपने पास 2 में आया, या 5 से 2 में आया, या 6 से 2 में आया, तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन n=2 में आता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइंस बनेंगी उनको अपन बोलते हैं बाल्मर सीरीज। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, नाम देते हैं कि कौन से ऑर्बिटल में, सॉरी कौन से ऑर्बिट में या कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन आएगी उसको अपन एक पर्टिकुलर सीरीज बना के स्टडी करते हैं। अपने पास किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n=1 में आता है, जैसे मैंने यहाँ पे काफी सारी लाइन दिखा रखी, तो ये 2 से 1 में आया होगा, ये अपने पास n=3 के करस्पॉन्डिंग है तो 3 से 1 में आया होगा, ये n=4 के करस्पॉन्डिंग है तो ये 4 से 1 में आया होगा, ये n=5 के करस्पॉन्डिंग है तो 5 से 1 में आया होगा। तो इस तरीके से अगर हायर एनर्जी लेवल से किस में आता है, n=1 में आता है, तो वहाँ पे जितनी भी लाइंस बनती हैं उन लाइंस को अपन बोलते हैं क्या, लाइमन सीरीज की लाइंस, मतलब उस जो सीरीज बन जाएगी उसको अपन लाइमन सीरीज बोलेंगे। इसी तरीके से अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अपने पास n=2 में आता है, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन n=2 में आ रहा है, 3 से 2 में आए ये लाइन वाला, 4 से 2 में आए ये वाली लाइन, 5 से 2 में आए ये वाली लाइन, 6 से 2 में आए ये वाली लाइन, या फिर लास्ट वाले सेल से 2 में आए, तो ये पूरा जो लाइंस का सीरीज बनेगा इसको अपन नाम देते हैं क्या, बाल्मर सीरीज। इसी तरीके से अगर अपन पास इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n=3 में आ रहा है तो उसको अपन नाम देते हैं क्या, पास्चन सीरीज। तो 3 में आ रहा है मतलब 4 से 3 में आया, 5 से 3 में आया, 6 से 3 में आया, या 7 से 3 में आया, तो किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर n=3 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो जो लाइंस बनेगी उन सब लाइंस को अपन कलेक्टिवली किस सीरीज का लाइन बोलेंगे, पास्चन सीरीज का लाइन। तो ये अपने पास PASCHEN ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n=4 में आता है, तो n=4 में आएगा तो 5 से 4 में आए, 6 से 4 में आए, 7 से 4 में आए, या फिर लास्ट वाले सेल से अपने पास किसमें n=4 में आया। तो ये अपन बात कर रहे थे कि अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n=4 में आता है तो उसको अपन ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं, और n=5 में अपने पास आता है तो उसको फुंड सीरीज बोलते हैं, तो P साइलेंट उसमें FUND। और ऐसे ही तरीके से अगर n=6 पे आता है तो उसको अपन हम्फ्री सीरीज बोलते हैं। तो मतलब ये नाम जो है एक तरीके से, मतलब जैसे बोर्ड ने इसके ऊपर वर्क किया था, तो इसके साथ जो रिसर्च स्कॉलर थे, जैसे अगर तुम कॉलेज में जाओगे तो पीएचडी करोगे, मतलब जो लोग पीएचडी करते हैं तो किसी प्रोफेसर के अंडर पीएचडी करते हैं। तो कॉलेज में ऐसा होता है, अगर आईआईटी कॉलेज में जाओगे तो हर प्रोफेसर के अंडर 4-5 लोग होते हैं जो पीएचडी करते हैं। तो मतलब ये वही लोग थे जो उसके साथ इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला जो प्रोजेक्ट था उस पर वर्क कर रहे थे, तो उन्हीं के नाम पे उसने इस तरीके से नाम रख दिए। तो ये अपने पास मेन कंसेप्ट है कि अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर n=1 में आया तो उसको अपन लाइमन सीरीज की लाइन बोलेंगे, अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n=2 में आया तो उसको अपन बाल्मर सीरीज का लाइन बोलेंगे, अगर किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n=3 में आ रहा तो पास्चन, 4 में आ रहा तो ब्रैकेट, 5 में आ रहा तो फुंड, और 6 में आ रहा तो हम्फ्री सीरीज। इस तरीके से अपन नाम देंगे। क्लियर है क्या ये? सर वो ब्रैकेट क्या लिखा है, स्पेलिंग बता सकते BRACKET। अच्छा ब्रैकेट, ठीक है। हाँ, तो ये है अपने पास। तो इसके अपन एक टेबल की फॉर्म में ऐसे भी बना के लिख सकते हैं, देखो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर जब प्रैक्टिकली करेंगे एक्सपेरिमेंट तो फिर जो हमको फोटोग्राफिक प्लेट पे मिलेगा तो इनमें से एक ही सीरीज का एक लाइन मिलेगा ना, जैसे सारे साइमल्टेनियसली तो हो नहीं सकते क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। नहीं, इलेक्ट्रॉन एक रहेगा तो फिर तो जहां जहां हो जाएगा। मान लो कि इस पे भी अपन आगे डिस्कस करेंगे, सवाल तुम्हारा सही है कि जो तुमने बोला कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ। सर हाँ जैसे 3 से 1 पे आ रहा है तो फिर तो एक ही लाइन दिखेगा ना लाइमन हाँ, सीरीज फिर का। एक ही लाइन दिखेगी, एकदम सही बोल रहे हो कि अपने पास मान लो कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अपने पास मान लो कि इलेक्ट्रॉन एक ही हुआ, तो अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 4 से किस में आ गया, 1 में आ गया, तो अपने को पूरे स्पेक्ट्रम में एक ही लाइन दिखेगी, वो भी कौन सी, लाइमन सीरीज की। अगर इलेक्ट्रॉन मान लो कि वो 4 से 1 में नहीं आ रहा, डायरेक्ट पहले आया किसमें, 4 से 2 में, फिर 2 से 1 में, तो एक लाइन तुम्हारे पास बनेगी किसके लिए,
कि एक फोटोन यहाँ पे एमिट हुआ होगा जब 4 से 2 में आया होगा, और एक फोटोन तब एमिट हुआ होगा जब अपने पास 2 से 1 में आया होगा। मतलब एक लाइन अपने पास रहेगी किसकी, n=2 में जब आता है, मतलब बाल्मर सीरीज का, और एक लाइन अपने पास रहेगी किसकी, लाइमन सीरीज की। सर तो जो बुक्स में पिक्चर रहती है उसमें क्या हो रहा था, उसमें तो मल्टीपल लाइंस होती हैं एक ही स्ट्रिप पर अलग अलग कलर्स की, उसमें और अलग अलग शेल से आ रहे होते हैं ना। हाँ, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे रहते हैं, तो अपने को हर पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे। और अगर ये 4 से मान लो 3 में आता, 3 से अगर अपने पास 2 में आता, और 2 से अपने पास 1 में आता, तो 4 से 3 के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन आता, 3 से 2 के करस्पॉन्डिंग एक आता, 2 से 1 के करस्पॉन्डिंग एक आता, 3 लाइंस आती। तो ये 3 लाइंस जो अपने पास हैं, एक लाइमन सीरीज का रहता, एक अपने पास बाल्मर सीरीज का, एक अपने पास पास्टन सीरीज का, इस तरीके से आता है। क्लियर है क्या? सर हाँ बोलो। जो एनर्जी होती है वो प्रिज्म से पास करना पड़ता है ना। हाँ सर जब अगर एक इलेक्ट्रॉन सर मतलब अगर आएगा तो उसकी एनर्जी पास ना करे तो भी तो फर्क नहीं पड़ेगा देखा जाए तो। क्या चीज? सर एक इलेक्ट्रॉन सर अगर आ रहा है सर फर्स्ट सेल पे किसी भी अदर सेल से, तो उस एनर्जी को सर अगर पास ना करे इसमें एक ही लाइन बनेगी ना सर उसमें तो। हाँ, अगर तुमको पता है तो क्यों पास करोगे, कि वो डायरेक्ट आ रहा है तो। नहीं सर मतलब जरूरत नहीं है ना सर उसकी। हाँ, तो ये था अपने पास, सही सोचा जिसने भी सोचा। तो अपने पास एक और इसमें अपने को इस टेबल टाइप से बनाना है, तो याद रखने के लिए कि जैसे अगर अपन एक टेबल बना दें यहाँ पे, कि इस तरीके से बना लो कि अपन सीरीज की बात कर रहे हैं, और उस सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल क्या रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है कि और लोअर एनर्जी लेवल क्या है। लोअर एनर्जी लेवल N1, और अपने पास हायर एनर्जी लेवल क्या रहेगा, मतलब कहाँ से वो आ रहा है, हायर एनर्जी लेवल N2। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसमें अपने पास किस, मतलब जो उसका एनर्जी रहेगा वो किस रीजन के करस्पॉन्डिंग रहेगा, जो अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा था, यूवी रीजन में है, इंफ्रारेड रीजन में है, या विजिबल रीजन में है, इस तरीके से भी क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन रहेगी वो किस रीजन से बिलोंग करेगी। स्पेक्ट्रल लाइन और लाइन से उन्हीं को नाम दे रहे कि स्पेक्ट्रम में जो लाइन बन रही है उनको अपन नाम दे देते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। तो अगर अपन सबसे पहले बात करें किसकी, लाइमन सीरीज की, तो लाइमन सीरीज अपन क्या बोल रहे हैं कि लाइमन सीरीज मतलब जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास किस में आ रहा है, n=1 में आ रहा है, पहले सेल में आ रहा है, तो लोअर एनर्जी लेवल तो वहां पे क्या रहेगा, हमेशा 1। हायर एनर्जी लेवल क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है कि 2 से 1 में आ जाए, 3 भी हो सकता है कि 3 से 1 में आ जाए, 4 भी हो सकता है 4 से 1 में आ जाए, 5 भी हो सकता है 5 से 1 में आ जाए, इस तरीके से greater than 1। कुछ भी हो सकता है ग्रेटर देन 1। इसी तरीके से अपने पास नेक्स्ट जो है अपन बोल रहे सेकंड सीरीज क्या, बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज मतलब अपने पास जो है इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, n=2 में आएगा, तो 3 से 2 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 5 से 2 में आ सकता है, 6 से 2 में आ सकता है, इस तरीके से अपने पास हो जाएगा। तो हायर एनर्जी लेवल 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और लोअर एनर्जी लेवल 2 रहेगा जब भी अपन बाल्मर सीरीज की लाइन की बात करेंगे। तो यहाँ पे बोल सकते हो n=2 रहेगा हायर एनर्जी लेवल के लिए। नेक्स्ट अपने पास था, अच्छा कलर की भी अपन बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो रेडिएशन आता है, तो कलर नहीं, मतलब अपने को एनर्जी की बात करना है कि किस रीजन में उसका एनर्जी प्रेजेंट रहेगा। तो लाइमन सीरीज की जितनी भी लाइंस होती है उन सबकी एनर्जी जो होती है वो यूवी रीजन में आती है, अल्ट्रावायलेट रीजन। बाल्मर सीरीज की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो पहली 4 लाइन होती है, पहली 4 लाइन मतलब जो 3 से 2 में आने पे, 4 से 2 में आने पे, 5 से 2 में आने पे, और 6 से 2 में आने पे, तो जो पहली 4 लाइन बनती है दैट इज 3 से 2 फर्स्ट लाइन, 4 से 2 सेकेंड लाइन, 5 से 2 थर्ड लाइन, 6 से 2 फोर्थ लाइन, 7 से 2 जो आएगी उसको अपन बोलेंगे फिफ्थ लाइन। इसी तरीके से अगर अपन लाइमन सीरीज में बात करें तो 2 से 1 जो रहेगी उसको फर्स्ट बोलेंगे, 3 से 1 जो रहेगी उसको सेकंड बोलेंगे, 4 से 1 जो रहेगी उसको थर्ड बोलेंगे, 5 से 1 रहेगी उसको अपन फोर्थ बोलेंगे। तो इस तरीके से अपन बोलते हैं फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। तो इसकी भी अपन आगे बात करेंगे किस तरीके से इनकी अपने को एनर्जी निकालना है, किस तरीके से वेवलेंथ निकालना है, फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या होगा। तो ये अपने पास इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो बाल्मर सीरीज में अगर अपन बात करें तो जो पहली 4 लाइन है दैट इज 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2 और 6 to 2, ये चारों लाइन जो होती है अपने पास विजिबल लाइन में
विजिबल रीजन में होती है। तो फर्स्ट फोर लाइंस आर प्रेजेंट इन विजिबल रीजन। तो कौन कौन सी फर्स्ट 4 लाइन है वो अपने पास आ जाएगा 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 एंड 6 to 2। तो ये 4 लाइनें जो अपने पास किस में प्रेजेंट रहेगी, विजिबल रीजन में प्रेजेंट रहेगी। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है, मतलब इन चारों में से कोई एक लाइन दे देगा और तुमसे पूछेगा कि हाइड्रोजन के केस में कौन सी लाइन है जो विजिबल रीजन में प्रेजेंट है। तो ये तुमको ध्यान रखना है कि सिर्फ 4 ही लाइन होती है जो विजिबल रीजन में आती है, वो भी बाल्मर सीरीज की है पहली 4 लाइंस। और रेस्ट जो बाकी बची हुई है अपने पास वो होती है किसमें, इंफ्रारेड रीजन, सॉरी विजिबल आएगा ना ज्यादा, हाँ विजिबल आएगा। रेस्ट और इन यूवी रीजन, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ यूवी रीजन में आएगा। तो जो बाकी बचा हुआ है दैट इज 7 to 2, 8 to 2, 9 to 2, वो सब अपने पास किस में आएगा, यूवी रीजन में ही आएगा। तो ये है अपने पास ये बाल्मर सीरीज के लिए थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें 2 रीजन में प्रेजेंट है, एक विजिबल रीजन में और एक अपने पास यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन। तो पहली 4 लाइंस अपने पास विजिबल रीजन में है, तो पहली 4 अपने देख ली कि ये वाली लाइंस, और आगे की जो लाइंस रहेगी वो सारी अपने पास किस में होती है, यूवी रीजन में होती है। तो ये हो गया अपने पास। इसके बाद था अपने पास क्या, पास्चन सीरीज। तो इसमें अगर लोअर एनर्जी लेवल की बात करें तो अपने पास अपन क्या बोल रहे हैं कि अगर n = 3 में आता है किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, तो 4 से 3 में आ सकता है। हायर एनर्जी लेवल क्या हो सकता है, 4, 5 से 3 में आ सकता है, 6 से 3 में आ सकता है, 7 से 3 में आ सकता है। तो लोअर एनर्जी लेवल अपने पास रहेगा क्या, n = 3, और हायर एनर्जी लेवल अपने पास 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने पास है, अगर अपन कलर की बात करें, या कलर नहीं एनर्जी रीजन की बात करें, तो अपने पास ये होता है इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन। इसके बाद अपने पास था नेक्स्ट ब्रैकेट सीरीज। तो इसमें अपने पास बोल रहे थे कि लोअर एनर्जी लेवल अपने पास क्या रहेगा, n = 4, कि कहीं किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर इलेक्ट्रॉन n = 4 में आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लाइन रहेगी अपने पास ब्रैकेट सीरीज से बिलोंग करेगी। तो 5 से 4 में आ सकता है हायर का मतलब, तो 6 से 4 में आ सकता है, 7 से 4 में आ सकता है, 8 से 4 में आ सकता है। यहाँ पे भी जो अपने पास कलर जो आएगा, सॉरी बार बार कलर बोल रहा हूँ, एनर्जी जो आएगा अपने पास वो इंफ्रारेड रीजन में आएगा। और इसके आगे जो भी लाइन आएगी अपने पास, उन दोनों जो बच गया अपने पास लिख नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि उतना यूज नहीं होता है। पहली 3 लाइंस से ही रिलेटेड अपने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइमन सीरीज की लाइंस, बाल्मर सीरीज की लाइंस और पास्टन सीरीज की लाइंस, तो उतना ही अपन लिख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी जो भी आएगा, जैसे इसके बाद आएगा फुंड सीरीज और हम्प्री सीरीज, उनमें भी जो कलर होता है वो, सॉरी जो एनर्जी होता है वो इंफ्रारेड रीजन में ही आता है। तो ये था अपने पास। तो इस तरीके तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अपने को ये चीज लिखनी थी, इसलिए अपन ने ये लिखा कि कौन से एनर्जी रीजन में वो लाइंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज होगी एक तरीके से। कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और भी है, जैसे कि अपने पास कभी कभी बोलेगा वो लिमिटिंग लाइन। तो लिमिटिंग लाइन क्या होती है, या फिर वो बोलता है सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट। तो लिमिटिंग लाइन या फिर सीरीज लिमिट, ये अपने पास क्या होती है। तो लिमिटिंग लाइन नाम से पता चल रहा है, या सीरीज लिमिट, लिमिट मतलब क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाली लाइन है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग लाइन बोलते हैं या सीरीज लिमिट बोलते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे कि लास्ट लाइन ऑफ एवरी सीरीज is called limiting line of that particular series, सीरीज। तो जिस सीरीज की अपन बात कर रहे हैं, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि लाइमन सीरीज के लिए लास्ट लाइन क्या रहेगी, मतलब जो लास्ट सेल है अपने पास दैट इज इनफाइनाइट सेल,
उससे अगर अपने पास किस में आ रहा है, लोअर एनर्जी लेवल, दैट इज N1 में, तो ये जो अपने पास लाइन बनेगी इसके करस्पॉन्डिंग, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, लिमिटिंग लाइन या सीरीज लिमिट। लिमिटिंग लाइन या फिर इसको अपन बोलेंगे क्या, सीरीज लिमिट। सर इसका एक तरह से ये नहीं मतलब हो कि एक नया इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया हमने एक न्यूक्लियस पे। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अपन ने हाइड्रोजन को स्टार्टिंग में बात किया था, यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था नहीं ना, अपन स्टार्ट कहाँ से किया था ये भी देखना पड़ेगा कि अपन ने हाइड्रोजन गैस से स्टार्ट किया था। तो हाइड्रोजन गैस से स्टार्ट किया तो अपने पास हाइड्रोजन एटम्स बने पहले, फिर अपन एनर्जी देते रहे तो एटम्स अपने पास क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेट्स में चले गए। फिर अपन ने एनर्जी सप्लाई को कम किया या बंद किया, तो अपने पास जो एक्साइटेड स्टेट में एटम से वापस किस में आ रहे, इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में आ रहे। तो हो सकता है कि कुछ कुछ एटम्स ऐसे होंगे जिनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया वो अंदर आ रहा है, मतलब कोई एक्स्ट्रा नया इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया है, वो हाइड्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन था जो वापस आ जा रहा है। क्लियर है क्या? यस सर। तो ये हो गया अपने पास। तो जैसे अगर अपन तुमसे पूछूं मैं कि लाइमन सीरीज के लिए अपने पास क्या होगा, सीरीज लिमिट कहाँ से कहाँ आएगा, कोई बताएगा? कि लास्ट सेल से अपने पास n=1 में। इसी तरीके से अगर तुमसे पूछा जाए कि बाल्मर सीरीज में अपने पास क्या होगी लास्ट लाइन, तो बाल्मर सीरीज में मतलब अपने पास इलेक्ट्रॉन जो, हाँ, इन्फिनिटी टू 2, कि बाल्मर सीरीज मतलब अपने पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो n=2 में आ रहा है। लास्ट लाइन की बात करें तो लास्ट सेल से 2 में आ रहा है। इसी तरीके से जो अपने पास 3 कॉमनली यूज करते हैं सीरीज, उनका मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहीं पे एग्जांपल की तरह। पास्चन सीरीज की अपन बात करें तो लाइमन, बाल्मर, पास्चन, तो ये 3 ही अपन कॉमनली यूज करते हैं। तो तुमको इन्हीं के लिए ध्यान भी रखना है कि लाइमन मतलब n=1 में आ रहा है, बाल्मर मतलब n=2 में आ रहा है, पास्चन मतलब n=3 में आ रहा है। और लास्ट लाइन की अपन बात कर रहे हैं, मतलब जो इन्फिनिटी से 1 में आएगी वो लाइमन सीरीज के लिए लास्ट लाइन होगी, इन्फिनिटी से जो 2 में आएगी वो बाल्मर सीरीज के लिए लाइन होगी, और इन्फिनिटी से 3 में जो आएगी वो पास्चन सीरीज के लिए लास्ट लाइन होगी। तो ये अपने पास सीरीज लिमिट होगी इन सब लाइंस की, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास। अच्छा, मैं तुमसे एक चीज पूछूं, जैसे यहाँ पे अपन ने डायग्राम बनाया था कि अपने को बताया कि यहाँ पे अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एनर्जी जो है सबसे ज्यादा रहेगा, दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इसका अपने निकाला तो अपने पास कितना रहा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन बोल रहे कि जैसे जैसे इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अपने पास एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका अपने पास आता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका अपने पास आता है -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि किसी पर्टिकुलर लाइन में, अच्छा एक और चीज पहले बता दूं कि यहीं पे देख लेते हैं कि जैसे अपने पास ये हो गया क्या, इनफाइनाइट सेल, और ये अपने पास हो गया मान लो n=1, और ये अपने पास n=2 है, ये अपने पास n=3 है, ये अपने पास मान लो कि n=4 है, और थोड़ा और पास बना तो n=5 हो गया। तो ये अपने पास n=1 है, ये अपने पास सेकंड सेल है n=2, ये अपने पास थर्ड है n=3, ये n=4 और ये n=5, और ये अपने पास n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कुछ ज्यादा ऊपर बना दिया। तो जैसे अपन बोल रहे थे कि फर्स्ट लाइन अपने पास क्या रहेगी, मैं स्पेसिफिक लाइमन सीरीज के लिए ही बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल, तो कि लाइमन सीरीज की अपन बात करें तो फर्स्ट लाइन अपने पास क्या होगा, जो 2 से 1 में आ रही है। सेकेंड लाइन मतलब जो 3 से 1 में आ रही है। थर्ड लाइन मतलब जो 4 से 1 में आएगी। फोर्थ लाइन मतलब जो 5th से 1 में आएगी। तो इसी तरीके से तुमको गिनते जाना है कि जो 2 से 1 में आया वो अपने पास होगी क्या, फर्स्ट लाइन, जो 3 से 1 में आया वो सेकंड लाइन हो गया, 4 से 1 में आया वो थर्ड हो गया, 5th से 1 में आया वो अपने पास फोर्थ लाइन हो गया। कभी कभी इनको ऐसे भी लिख देता है कि अपने पास से क्या लाइमन सीरीज के लिए अपन बात कर रहे हैं, तो ये लाइन अपने पास क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन को कभी कभी वो अल्फा लाइन भी बोल देता है, अल्फा लाइन, मतलब अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, उस तरीके से भी कभी कभी वो बोल देता है। तो 2 ही होंगे ना, मतलब हाइड्रोजन, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, काफी सारे हाइड्रोजन हाँ एटम्स हैं। समझ गया समझ गया समझ। और जो अपने पास
2 से 1 में आया वो फर्स्ट लाइन होगी, 3 से अगर अपने पास 1 में आया तो यहाँ पे अपने पास इसको क्या बोलेंगे अपन, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो उसको तुम बोल सकते हो बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको बीटा लाइन भी बोली जा सकती है। इसी तरीके से जो अपने पास 4 से 1 में आ रहा है इसको अपन बोलेंगे क्या, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो इसको तुम गामा बोल सकते हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा, इस तरीके से जो चलता है ना वो गामा लाइन। तो अल्फा बीटा गामा इसके आगे जाएगा नहीं। तो इस तरीके से अपन डिफाइन करते हैं फर्स्ट लाइन, मतलब जो लोअर एनर्जी लेवल है उसके जस्ट ऊपर से आ रहा है। जैसे अपने पास लाइमन सीरीज था तो n=1 यहाँ पे अपने पास लोअर एनर्जी लेवल था। तो 2 से 1 में आया फर्स्ट हो गया, 3 से 1 में आया सेकंड हुआ, 4 से 1 में आया थर्ड हुआ, 5 से 1 में आया वो अपने पास फोर्थ लाइन हो गया। और जो लास्ट वाला सेल है, एक मिनट, जो लास्ट वाला सेल है दैट इज इनफाइनाइट सेल। अगर उससे 1 में आता है दैट इज लोअर एनर्जी लेवल, तो इसको अपन बोलते हैं लास्ट लाइन, क्योंकि लास्ट सेल से आ रहा है तो इसलिए अपने पास क्या हो जाएगी, वो लास्ट लाइन हो जाएगी। इसको अपन ने अभी नाम दिया कि सीरीज लिमिट या लिमिटिंग लाइन, सीरीज लिमिट, या फिर इसी को अपन बोल रहे हैं क्या, लिमिटिंग लाइन। हाँ अब बोलो। सर सारे एटम्स पे एक ही एनर्जी लेवल से नहीं आएगा नीचे? नहीं, वो कौन कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सबके लिए कांस्टेंट नहीं होगा, ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्या? नहीं तो यार, हाइड्रोजन एटम्स है ना, वो रेंडमली मूव कर रहे हैं, उसके ऊपर तुम कैसे कंट्रोल कर पाओगे। तो कोई ज्यादा अच्छा, जब आपस में मूव करेगा तो आपस में कोलाइड भी करते हैं, सुना हुआ तुमको, गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, कंटेनर के साथ भी कोलाइड करेगा, तो उसमें भी आपस में एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं। ये चीज अपन गैसीय स्टेट में पढ़ेंगे। तो एक गैस के सैंपल में वैसे हाइड्रोजन एटम्स अपन ने जो बनाए थे वो गैस की फॉर्म में ही रहेंगे, क्योंकि उस टेम्परेचर पे तो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, या उतनी एनर्जी पे वो गैस में चले जाएंगे। हाइड्रोजन वैसे नॉर्मली गैस होती है, तो जो हाइड्रोजन के एटम्स है वो गैसियस फेज में रहेंगे। तो एक गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो सब मॉलिक्यूल्स का एनर्जी अलग अलग होता है, क्योंकि वो आपस में कोलाइड करते हैं तब भी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, और कंटेनर्स के साथ कोलाइड करते हैं तो उसमें भी एनर्जी उसका कुछ एक्सचेंज हो सकता है। तो एनर्जी चेंज होती रहती है। तो कोई ऐसा नहीं है कि जितने 10 मॉलिक्यूल है तो 10 का एनर्जी सेम रहेगा, सबका अलग अलग रहेगा। तो अगर सबका अलग अलग रहेगा तो सब में इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग स्टेट में हो सकता है। तो अभी अपन जब बात कर रहे हैं ये वाली, तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि जब अपन जिस सैंपल में बात कर रहे हैं उसमें काफी सारे एटम्स है, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर पॉसिबिलिटी अपने को कंसीडर करनी है जो भी बन सकती है। ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास देखो आ जाता है कि फर्स्ट लाइन दैट इज अल्फा लाइन, सेकंड लाइन दैट इज बीटा लाइन, थर्ड लाइन दैट इज गामा लाइन, और सीरीज लिमिट या लास्ट लाइन मतलब जो लास्ट सेल आ रहा दैट इज इनफाइनाइट सेल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा। तो ये अपन ने लाइमन सीरीज के लिए देखा। इसी तरीके से अगर तुमसे मैं पूछूं कि बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन क्या होगा, तो क्या बोलोगे? फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज 3 से 2। 3 से 2, क्योंकि बाल्मर सीरीज मतलब अपने को पता है कि n=2 किस में आना है, 2 में आना है। कि अगर बोल रहे अपन कि बाल्मर सीरीज है तो अपने को आना कहाँ पे, n=2 में आना है। तो फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2, सेकंड लाइन मतलब 4 से 2, थर्ड लाइन मतलब 5 से 2। तो इस तरीके से अपन बाल्मर सीरीज के लिए बात कर सकते हैं। और लास्ट लाइन सीरीज लिमिट मतलब इनफाइनाइट से 2। तो एक तरीके से हो गया फर्स्ट लाइन, जिसको अपन बोल सकते हैं अल्फा लाइन। ये अपने पास हो गया बीटा लाइन दैट इज सेकंड लाइन। ये अपने पास हो गया थर्ड लाइन दैट इज गामा लाइन। तो इस तरीके से हमको सोचना होता है। तो देखो इसका अपने पास क्या है कि जैसे अपन बोलते हैं, इससे पहले क्या बोलते आ रहे थे, जो अपन एनर्जी वगैरह निकाल रहे थे बोर मॉडल में अपन बात कर रहे थे, तो अपन वहां पे मेंशन कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या हो रहा है। एक तरीके से अगर बोले तुमसे कि अगर अपने को एनर्जी निकालना है कि इलेक्ट्रॉन अपने पास n=5 से n=2 में जा रहा है, तो उसको तुमको मेंशन करना पड़ेगा कि अपने पास 5th एनर्जी लेवल से किस में जा रहा है, सेकंड एनर्जी लेवल में जा रहा है। तो इसके लिए तुम एनर्जी कैलकुलेट करो। अब वो तुमको इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ गामा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज या थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो इस वे में भी दे सकता है। तो ये तुमको समझ में आना चाहिए कि थर्ड लाइन का क्या मतलब है, गामा लाइन का क्या मतलब है, अगर अपन बाल्मर सीरीज में बात कर रहे हैं तो दोनों तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से अपने को रिलेट करना आना चाहिए इस चीज को। तो ये इंपॉर्टेंस है अपने पास। तो ये अपन ने सीख लिया कि फर्स्ट लाइन क्या है, सेकंड लाइन क्या है, लास्ट लाइन क्या है, इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं अगर तुमसे पूछूं कि जैसे अपन ने अभी बात की थी किसकी, लाइमन सीरीज के लिए,
तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी का लाइन कौन सा रहेगा? फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन या लास्ट लाइन? इस वाली चीज को देखो जो अपन यहाँ पे बनाया, लोवेस्ट एनर्जी का लाइन। सर जो इन्फिनिटी से आएगा वो सबसे कम एनर्जी का रहेगा। तो सबसे कम ही तो पूछा आपने। अच्छा, किसी और का और कुछ आंसर आ रहा है क्या? सर अल्फा में नहीं होगा सबसे कम चेंज, क्योंकि जो n इक्वल्स इन्फिनिटी में उसमें तो और यस सर। और एनर्जी रहेगी, मतलब एकदम सही सोचे हो कि सबसे कम एनर्जी का लाइन अपने को देखना है तो फर्स्ट लाइन रहेगा ना यार। सर लेकिन टोटल एनर्जी के फॉर्मूले से तो टोटल एनर्जी के फॉर्मूले से सोच लो, कहीं से भी सोचो अपने पास वही आएगा। देखो जो लास्ट वाला सेल, इसका एनर्जी अपने पास कितना रहेगा? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन क्या बोलते थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से या लोअर एनर्जी लेवल में जाए या लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाए, दोनों सेल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस रहेगा उतना एनर्जी वो एमिट करेगा। तो लास्ट लाइन को देखो, 0 से अपने पास किस में आ रहा है? फर्स्ट सेल में आ रहा है, तो इसका जो एनर्जी डिफरेंस है दोनों सेल के बीच उसके बराबर एनर्जी रहेगा जो भी फोटोन आएगा उसका। तो n इक्वल टू 1 की अगर अपन बात कर रहे हैं तो n इक्वल टू 1 का एनर्जी कितना है? -13.6। इसका एनर्जी अपने पास कितना है? 0। तो डिफरेंस अपने पास कितना आएगा? ये तो आएगा अपने पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऊपर जाने पे एनर्जी जब बढ़ता जा रहा है तो जितने ऊपर सेल से आएगा उतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होगा ना यार। हाँ ये सर चीज समझ किसको गया। बता रहा है? एनर्जी डिफरेंस को ही तो बता रहा है कि 2 से 1 में सबसे कम एनर्जी डिफरेंस रहेगा। लाइमर सीरीज के लिए बात करूं तो 3 से 1 में और ज्यादा रहेगा, 4 से 1 में और ज्यादा रहेगा, और लास्ट वाली लाइन और 1 में सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस रहेगा। तो हर सीरीज में यही होगा कि जो लास्ट वाला लाइन है वो सबसे ज्यादा एनर्जी का लाइन होता है। ये चीज समझ में आती है क्या? Yes, अरे sir. हाँ, और सबसे कम Yes, एनर्जी का sir. कौन सा रहेगा? अब दोबारा बताओ, अब मैं दोबारा पूछूं तो इसी चीज को कि जैसे मैंने बोला कि लास्ट लाइन जो है सबसे ज्यादा एनर्जी का रहेगा, तो सबसे कम एनर्जी का कौन सा रहेगा? फर्स्ट First line. फर्स्ट लाइन। क्योंकि देख सकते हो एनर्जी गैप की तो अपने को देखना है ना, तो एनर्जी गैप फर्स्ट में सबसे कम आ रहा है, साफ दिख रहा है अपने को, और सेकंड लाइन में उससे ज्यादा, थर्ड लाइन में और ज्यादा, और लास्ट लाइन में सबसे ज्यादा। तो मैक्सिमम एनर्जी का जो लाइन होता है किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में वो होती है अपने पास लास्ट वाली लाइन, और सबसे कम एनर्जी का जो लाइन होता है वो अपने पास होती है फर्स्ट वाली लाइन। तो इसी चीज को भी तुमको पॉइंट बना के रखना पड़ेगा याद, क्योंकि कभी कभी ऐसे पूछ लेगा देखो क्वेश्चन कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज में जो सबसे ज्यादा एनर्जी का लाइन है उसका एनर्जी अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी का लाइन अपने पास क्या होगा कि इनफाइनाइट से किस में आ रहा है? 1 में आ रहा है। तो ऐसे पॉइंट बना के लिख लो इस पॉइंट को भी, या तो नोट डाल लो कि लास्ट लाइन ऑफ every series, last line of every series is highest energy अच्छा, एनर्जी अगर ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या रहेगी? सबसे ज्यादा रहेगी। इसमें वो भी ऐड कर देता हूँ क्योंकि एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट एनर्जी या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ की अगर अपन बात करें तो वेवलेंथ अपने पास क्या रहेगा? लोवेस्ट वेवलेंथ। तो जो लास्ट लाइन होती है अपने पास हर सीरीज में, उसका अपने पास क्या होता है? एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा रहेगा। और एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वेवलेंथ क्या रहेगी? उसकी सबसे कम रहेगी। तो ये हो गया अपने पास कि लास्ट लाइन का एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा रहेगा, लेकिन वेवलेंथ जो है सबसे कम रहेगा इन दैट पर्टिकुलर सीरीज, जिसकी अपन बात करें उस सीरीज में। तो हर सीरीज में जो लास्ट वाला लाइन होता है उसका सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है और सबसे कम वेवलेंथ होता है। और इसी का उल्टा अगर अपन लिखे फर्स्ट लाइन के लिए कि जो फर्स्ट लाइन रहेगी उसका एनर्जी सबसे कम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहेगा, वेवलेंथ क्या रहेगा? सबसे ज्यादा रहेगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ
first line of every series is lowest energy, lowest frequency या फिर हाईएस्ट वेवलेंथ in that particular सीरीज। कि किसी भी सीरीज की अगर बात करोगे तो उस पर्टिकुलर सीरीज में जो पहला लाइन है वो सबसे कम एनर्जी का है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी का है, वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ का लाइन है। तो ये अपने पास कुछ पॉइंट थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कि जो पैटर्न अपने पास ऑब्टेन हो रहा है उस पैटर्न को अगर अपन स्टडी करें तो अपन इस पॉसिबिलिटी को मानते हुए कंसीडर कर रहे हैं सारी चीजें जो अपन ने डिस्कस की कि अपने पास इतने इलेक्ट्रॉन से सफिशिएंट कि वो हर टाइप का ट्रांजेक्शन कर रहा है, मतलब हर सेल से मतलब जितने भी पॉसिबल है ट्रांजेक्शन वो सब कर रहा है। तो अपन ने बोला है कि अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर n = 1 में आता है तो वहां पे जितनी भी लाइंस ऑब्टेन होगी उन सब लाइंस को अपन कलेक्टिवली एक सीरीज कंसीडर करते हैं जिसको अपन नाम देते हैं क्या, लाइमन सीरीज। इसी तरीके से अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n = 2 में आ रहा है तो वहां पे जो सीरीज बनेगी लाइंस की उसको अपन नाम देते हैं क्या, बाल्मर सीरीज। और इसी तरीके से सेम तरीके से अगर n = 3 में आता है तो उसको अपन नाम देते हैं क्या, पास्टन सीरीज। और इसी तरीके से अपने 4 के लिए भी बात की, 5 के लिए भी बात की और 6 के लिए भी बात की। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अपने पास जनरली क्वेश्चंस जो आते हैं लाइमन बाल्मर से ही आते हैं, कभी कभी पास्टन में चला जाता है, उसके आगे वो जाता नहीं है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर अपन ने डिफाइन किया कि फर्स्ट लाइन क्या होती है, सेकंड लाइन क्या होती है, फोर्थ लाइन क्या होती है। तो अपने पास जो लोअर एनर्जी लेवल है दैट इज लाइमन सीरीज के लिए रहेगा अपने पास n = 1, बाल्मर सीरीज के लिए रहेगा n = 2 क्योंकि सेकंड में आ रहा है, और पास्टन सीरीज के लिए रहेगा n = 3 क्योंकि थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो लाइमर सीरीज के लिए जैसे अपन बात करें तो 2 से 1 में जो आएगा वो फर्स्ट लाइन है जिसको अपन अल्फा लाइन भी बोलते हैं, और जो अपने पास 3 से 1 में आएगा वो सेकंड हो जाएगी जिसको अपन बीटा लाइन भी बोल रहे हैं, और इसी तरीके से अपने पास जो 4 से 1 में आएगा वो थर्ड हो जाएगा जिसको अपन गामा लाइन भी बोल रहे हैं। तो इस तरीके से अपन पास सेकंड थर्ड लाइन डिफाइन करते हैं। यही चीज अपन बाल्मर सीरीज में बात करें तो वहां पे लोअर एनर्जी लेवल क्या है, n = 2। तो जो 3 से 2 में आएगा वो पहला लाइन है, जो 4 से 2 में आएगा वो दूसरा लाइन है, जो 5 से 2 में आएगा वो अपने पास तीसरा लाइन है, और जो अपने पास 4 से 2 में आएगा वो 6 से 2 में आएगा वो अपने पास फोर्थ लाइन है। और एक और चीज अपन ने देखा था कि बाल्मर सीरीज में जो पहली 4 लाइन होती है उनकी एनर्जी विजिबल रीजन में प्रेजेंट रहती है, और बाकी जो लाइन्स है दैट इज 5th लाइन, 6th लाइन या 7th लाइन वो सब अपने पास यूवी रीजन में प्रेजेंट होती है। और लाइमन सीरीज की जितनी भी लाइन्स हैं उन सब की एनर्जी अपने पास यूवी रीजन में होती है। और लाइमन बाल्मर के अलावा जितनी भी सीरीज है उन सबका एनर्जीज अपने पास इंफ्रारेड रीजन में प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो तुमको इस तरीके से याद रखने होंगे, सारी चीजें याद करने वाली है इसमें। और अपन ने क्या देखा, लास्ट लाइन की सीरीज लिमिट या लिमिटिंग लाइन क्या होता है, जो लास्ट सेल से अपने पास लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। तो अपने पास लाइमन के लिए हो जाएगा इन्फिनिटी से 1, बाल्मर के लिए इन्फिनिटी से 2, पास्टन के लिए इन्फिनिटी से 3। और फिर अपन ने ये बातें डिस्कस की अभी जो अपन लिख रहे थे कि अगर अपने पास लास्ट लाइन है तो उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा रहेगा, वेवलेंथ सबसे कम रहेगा। और किसी भी सीरीज का अगर अपने पास फर्स्ट लाइन है तो उसका एनर्जी तो सबसे कम रहेगा और वेवलेंथ सबसे ज्यादा रहेगा, इस तरीके से। तो ये था अपने पास। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये अपने को बात कर लेना है इसमें। तो देखो मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि कैलकुलेट wavelength of beta line of Balmer series of हाइड्रोजन एटम। देखो इसमें अब तुमको क्या है, पहले चीज तो समझना है कि बीटा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इसका क्या मतलब है, क्या मतलब होगा इसका? सर सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो एनर्जी लेवल क्या क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ 4 से इलेक्ट्रॉन 2 आ में रहा आ रहा है? है, 4 से 2 में।
4 से 2 में आ रहा है। 4 से तो 2 बिल्कुल सही है। सोचने का तरीका ये होना चाहिए, पहली बात तो तुमको सीरीज पकड़ो, कौन सी सीरीज की बात हो रही है, बाल्मर सीरीज की। बाल्मर सीरीज की बात हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहा है, n=2 में आ रहा है, उसका फाइनल डेस्टिनेशन n=2 है, वहीं पे आके रुकेगा वो, ठीक है। अब बीटा लाइन की बात हो रही है, तो अल्फा बीटा, बीटा मतलब हो गया क्या, सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन की अपने को बात करनी है, और बाल्मर सीरीज मतलब n=2 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो n=2 में अपने पास आ रहा है, तो 3 से 2 में आएगा उसको अपन फर्स्ट बोलेंगे, और 4 से 2 में जो आएगा उसको अपन सेकेंड लाइन बोलेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन अभी अपने पास कहाँ से कहाँ आ रहा है, 4 से 2 में आ रहा है। तो अपने पास एक तरीके से लोअर एनर्जी लेवल हो गया क्या, 2, इसको अपन बोल देंगे n1। हायर एनर्जी लेवल अपने पास हो गया क्या, 4, ये अपने पास हो गया n2। तो इस तरीके से अपने को क्या पता चल जाएगा, n1 और n2 पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन 4 से किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। अब हमने सर पूछा एक बार जाएगा, पिछला स्लाइड दिखा दीजिए। हाँ पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। अब अपने को बोला जा रहा है कि अपने को क्या करना है, वेवलेंथ कैलकुलेट करना है। तो वेवलेंथ अपन ने कैलकुलेट करने के लिए देखा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, तो उस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आता है उसको अपन रिडबर्ग इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, जो कि अपने पास क्या है कि 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो बस वैल्यूज पुट करनी है कि 1/λ अपने को लेमडा निकालना है, r मैंने बोला था कि सबसे लास्ट में अपन इसकी वैल्यू 900 पुट आ करेंगे। रहा है। हाँ सबसे लास्ट में 1/r होता है वो। यस सर, z अपने पास क्या हो रहा है, 1 का स्क्वायर, n1 अपने पास कितना था, 2 का स्क्वायर माइनस n2 अपने पास कितना है, 4, मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो 1/λ इक्वल टू तुम्हारे पास आ जाएगा 3r/16। तो यहाँ से अगर लेमडा निकालो तो लेमडा अपने पास हो जाएगा 16/3r। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 16/3 इंटू 1/r। और अपन ने देखा था कि 1/r की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, 912 912 एंगस्ट्रॉम यूनिट में। तो इस तरीके से तुमको ये कैलकुलेशंस करनी है। तो देखो उसने वही किया कि उसने डायरेक्ट नहीं देखे कि इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में जा रहा है, उसने बोल दिया बीटा लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। हाँ अब बोलो। एनर्जी से नहीं रिलेट कर सकते इसको, मान लीजिए एनर्जी निकाल लिया हाँ हमने। बिल्कुल कर सकते हो, एनर्जी निकाल दो, उससे फिर तुम वेवलेंथ निकाल दो, वो सर भी कर कैसे सकते सर, हो। वो बता दीजिए सर। अच्छा वो भी बता देते हैं, पहले किसी को कुछ लिखना था, जल्दी लिखो। सर बोल दीजिए, समझ जाऊंगा। देखो अपन ने जो फॉर्मूला निकाला था डेल्टा ई वाला, यस सर। हाँ तो डेल्टा ई वाले से तुम एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कि हाँ, उस सीरीज yes, उस लाइन के करस्पॉन्डिंग जो भी एनर्जी आएगा डेल्टा ई। सर 40.8 डिवाइड बाय 16। और उसके बाद फिर अपने को पता है कि अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो 12,400 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम अपन कर सकते हैं। तो एनर्जी अपन ने निकाल ली, और फिर एनर्जी से वेवलेंथ अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हाँ अगर तुमको ध्यान हो तो अपन ने वही किया था, जो डेल्टा ई वाला फॉर्मूला था ना, उसी को अपन ने hc/λ के बराबर करके वेवलेंथ का इक्वेशन निकाली, जिसको अपन रिडबर्ग इक्वेशन बोल रहे हैं डेरिवेशन में अगर देखोगे तो। तो ये भी कर सकते हो तुम कि पहले एनर्जी निकालो डेल्टा ई, और फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करके वेवलेंथ निकाल दो। तो डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ ना। सर वेवलेंथ सर, भूल गए आर्मस्ट्रांग मान में ही लीजिए कभी। निकालेंगे। देखो जो वेव का लेंथ होता है वो छोटा होता है, इसलिए अपन उसको जनरली एंगस्ट्रॉम यूनिट या फिर मीटर यूनिट, सॉरी नैनोमीटर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अपन देखो डिस्टेंस मेजर करते हैं कि एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच का डिस्टेंस मेजर करना, तो अपन किलोमीटर में मेजर करते हैं, क्योंकि अपने पास इजी है स्टडी करने में या जानने में। अगर मैं उसी को सेंटीमीटर में बताऊं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो। तो सेम तरीके से वही है कि जो वेव का लेंथ होता है उसको अपन नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ काफी छोटी होती है रिलेटिवली। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ तो ये था अपने पास एक सवाल। एक तुमको मैं देता हूँ करने के लिए, कि अगर तुमको बोल दिया जाए एनर्जी से रिलेटेड कर लेते हैं, तो इसी तरीके क्वेश्चन आते, कभी एनर्जी पूछ लेगा, कभी वेवलेंथ पूछ लेगा, बस तुमको समझ में आना चाहिए क्या चीज किस तरीके से रिलेट करनी है। तो मैं देखो इसमें पूछ रहा हूँ कि कैलकुलेट मिनिमम पॉसिबल एनर्जी emitted when
1 mole of electrons make transition in visible region in हाइड्रोजन एटम। अच्छा, इसको बाद में करना है, इससे पहले दूसरा क्वेश्चन अपन करते हैं। इसमें 2-3 चीजें आ गई, इसको बाद में लिख लेना, पहले दूसरा सवाल लिख देता हूँ कि कैलकुलेट रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड लाइन of Lyman series to energy of first line of Balmer series। ये सवाल करो, किस तरीके से करोगे कि रेशियो निकालना है तुमको एनर्जी ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब क्या हुआ, तुम मेरे को बता दो कि कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर ये तुमको समझ में आ रहा है तो तुम क्वेश्चन बना सकते हो। थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या मतलब है इसका? 4 to 1। 4 to 1। 4 to 1। 4 to किस में आ रहा है? 1 में आ रहा है। बहुत बढ़िया। कि लाइमन सीरीज मतलब ये तो फिक्स हो गया कि n = 1 में आ रहा है। तो 2 से 1 में आता है तो फर्स्ट हो गया, 3 से 1 में आता है तो सेकंड हो गया, और 4 से 1 में आ रहा है मतलब थर्ड लाइन हो गया। तो थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की अगर अपन बात करें तो अपने बताया लाइमन सीरीज में तो n = 1 में आएगा, तो 4 से जब 1 में आएगा तो उसको अपन बोलेंगे थर्ड लाइन। तो इसका जो भी एनर्जी आएगा इसको अपन बोल दे, मान लो कि डेल्टा E1, और अपने को बोल रहा है कि इसका रेशियो निकालना है किसके साथ? फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज क्या होगा? ये तो आसान है, 3 to 2। 3 to 2, क्योंकि बाल्मर सीरीज की बात हो रही है। इसका मतलब है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, कहाँ में? n = 2 में आ रहा है। पहली लाइन मतलब 3 से किस में आ रहा है? 2 में आ रहा है। तो इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगा उसको अपन बोल रहे हैं क्या? डेल्टा E2। तो अपने से एक तरीके से पूछा क्या गया है, डेल्टा E1 डिवाइडेड बाय डेल्टा E2, इसका रेशियो अपने से पूछा है। तो पहले तो अलग अलग निकाल दो चाहो तो, या फिर डायरेक्ट इसी में पुट कर दो कि डेल्टा E1 अपॉन डेल्टा E2। तो एनर्जी डिफरेंस अपन निकालते थे 27:4, कि डेल्टा E अपन क्या लिखते थे? 13.6 Z²। तो हाइड्रोजन के लिए बात हो रहा तो Z दोनों के लिए सेम है, इनटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और सेम चीज अपने को नीचे करनी होगी कि 13.6 इंटू Z² 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये अपने पास 13.6 Z² तो सेम है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है दोनों के लिए, तो ये तो अपने पास कैंसिल हो जाएगा। इसमें n1 अपने पास लोअर एनर्जी लेवल होता है, तो डेल्टा E1 की जब बात कर रहे हैं तो n1 अपने पास हो जाएगा 1, और n2 अपन बोलते हैं हायर एनर्जी लेवल को। तो अपने पास जब डेल्टा E1 की बात कर रहे हैं तो अपने पास n2 हो जाएगा क्या? 4। और इसी तरीके से जब अपन निकालने जाएंगे क्या? डेल्टा E2, तो n1 अपने पास 2 हो जाएगा, n2 अपने पास 3 हो जाएगा। तो यही तुमको पुट करना है अब कि डेल्टा E1 अगर अपने को निकालना है तो 1/n1 का स्क्वायर, तो n1 कितना था? 1, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय E2। अब अपन बात कर रहे हैं तो n1 अपने पास 2 है, n2 अपने पास 3 है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से तुमको सोल्व करना है तो कितना आ रहा है? 27/4। यस सर, यही आ रहा है। डेल्टा E1 अपॉन डेल्टा E2। तो या तो तुम ऐसे करते कि दोनों के लिए अलग अलग निकालते, पहले डेल्टा E1 निकालते हैं फिर डेल्टा E2 निकालते हैं, दोनों का रेशियो लेते, या अपन ने दोनों को इस तरीके से कैलकुलेट कर दिया डायरेक्ट। तो इतनी समझने की चीज है, बाकी तो तुमको कैलकुलेशन ही करना है। मतलब केमिस्ट्री तो इतनी सी है, अगर ये क्लियर हो रहा है मतलब मेरा काम तो
समझ में आ गया तुमको। बाकी तुमको सोचना है कि इस तरीके से कैलकुलेशंस तुमको करनी है, कौन सा तुम्हारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। तो ये है अपने पास। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। इसमें कुछ नहीं बता रहा हूँ किस तरीके से तुम करोगे, तो ट्राई करो किसी का आंसर आता है क्या। सोचो क्या क्या बोल रहा है। देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सोचने का तरीका। पहली बात तो बोल रहा है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है किसमें हो रहा है, विजिबल रीजन में हो रहा है। तो विजिबल रीजन किस में मिलता है, ये बताओ। कौन सी सीरीज की बात कर रहे बाल्मर हैं? सीरीज सर, पहले 4 में। हाँ, बाल्मर सीरीज। ये अपने को समझ में आया कि विजिबल रीजन बोल रहा है, मतलब बाल्मर सीरीज के लिए बात हो रही है। ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो बाल्मर सीरीज में हो रहा है। अब बाल्मर सीरीज में अपने पास क्या बोल रहा 3 से है, 2 आएगा। मिनिमम, हाँ एकदम सही सोचा, मिनिमम एनर्जी का बात कर रहा है ये, मिनिमम पॉसिबल एनर्जी की मिनिमम एनर्जी अपने पास होनी चाहिए। तो अपने को क्या मतलब देखना 3 से आएगा इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ बिल्कुल 3 से आएगा। तो तुमको यही सोचना था इस तरीके से कि विजिबल रीजन की बात हुई, मतलब अपने पास विजिबल रीजन तो सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है, बाल्मर सीरीज में। तो लाइन जिसकी बात करें अपन, बाल्मर सीरीज का लाइन है वो। उसमें भी अपन ने बोला कि मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। तो मिनिमम एनर्जी का लाइन क्या होता है, फर्स्ट लाइन की मिनिमम एनर्जी लाइन। तो इस तरीके से उन चीजों को यूज करा था जो अपन ने लिखी थी, मिनिमम एनर्जी लाइन। तो अपने को पता है कि मिनिमम एनर्जी लाइन कौन सी होती है बाल्मर सीरीज में। मिनिमम एनर्जी लाइन मतलब फर्स्ट लाइन, और बाल्मर सीरीज का फर्स्ट लाइन मतलब 3 से किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। तो जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे इलेक्ट्रॉन अपने पास कहां से कहां आ रहे हैं, 3 से 2 में आ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे कि एक ट्रांजेक्शन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल लेंगे और फिर उसको अपन 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने को बताया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आता है तो अपने पास क्या होता है कि डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। 2 मोल है। यूनिट होता है इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, कि एक एटम के लिए अगर अपन बात कर रहे तो ये आएगा। अपन 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं बोर मॉडल अपन पढ़ रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। तो अगर इसने 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात की है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लिए अपने पास 1 मोल ही एटम्स होंगे या 1 मोल से आयंस होंगे। तो ये था अपने पास। अब आगे तुमको क्या करना है, इसमें एनर्जी निकाल लेना है। तो इसमें अगर अपन देखें तो हाइड्रोजन के लिए बात करा अभी तो कि 13.6 इंटू जेड स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, 6 इंटू जेड स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, 1/n1, n1 अपने पास क्या है, लोअर एनर्जी लेवल 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। ये अपने पास एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.88 आ रहा है। अच्छा 1.88 आ रहा है, हाँ 1.89, 1.88 2 वही मोल है। आएगा। 1.89 मैंने 89 लिख रखा है, देख लेना जो भी आ रहा है पर एटम। आपने से पूछा गया कितने मोल के लिए, हाँ 1.8 आ रहा है। हाँ तो जब एक इलेक्ट्रॉन आ रहा तो इतना एनर्जी आ रहा है। अपने से पूछा गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये तो 1 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग हो गया, एक ट्रांजेक्शन के करस्पॉन्डिंग। अब अपने से पूछा गया है कितने के लिए, 1 मोल के लिए। तो चलो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ कि 4 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर टोटल एनर्जी अपन निकालेंगे ई टोटल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज Na 6.022 into 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय एक इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आ रहा है दैट इज 1.89। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी अपन 1 मोल के लिए बात करते हैं तो एनर्जी को अपन जनरली किलो जूल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने को जूल में निकालनी है, फिर उसको अपने को किलो जूल में कन्वर्ट करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो ये अपने पास आ जाएगा पूरा जूल। और इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा, फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ 182.1 किलो जूल पर मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात हो गई। क्लियर है क्या ये?
अरे समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो इस तरीके से तुमको सोचना होगा। तो जो इन्फॉर्मेशन अपन ने लिखी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, वो सारे पॉइंट्स तुमको याद होने चाहिए। क्वेश्चन भी अपन ने देख लिया किस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ Lyman series, first line of Lyman series and last line of Lyman series। अच्छा दोनों लाइमन ही है, तो फर्स्ट और लास्ट लाइन की बात कर रहा है कि frequencies of first line of Lyman series and last line of Lyman series are mu1 and mu2 respectively। and frequency of, आगे एक और चीज बोल रहा है, frequency of last line of Balmer series is mu3। then find correct relationship between mu1 mu2 mu3 mu1 and mu2 and mu3 कि इनके बीच क्या रिलेशन रहेगा अपने को फाइंड करना है। तो ये अपने पास क्वेश्चन हो गया। तो देखो अपने पास किस किस लाइन की बात हो रही है, अपन पहले ये बात कर लेते हैं कि अपने को बोला जा रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब हो गया कि 2 से किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है। दूसरा अपने पास है लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लास्ट लाइन का मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी से किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है। और एक और अपने पास बात हो रहा था कि लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज का लास्ट लाइन मतलब इन्फिनिटी से किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है। इन 3 लाइंस की अपने पास बात हो रही है और इन तीनों लाइंस का अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखा है कि जो फर्स्ट लाइन है लाइमन सीरीज का इसके लिए mu1 है, जो लास्ट लाइन है अपने पास लाइमन सीरीज का उसके लिए mu2 है, और जो लास्ट लाइन अपने पास बाल्मर सीरीज का उसका mu3 है। और इन तीनों में अपने को रिलेशनशिप बताना है। तो एक तरीके से अगर ध्यान से देखो तो अपने को 3 एनर्जी लेवल की यहाँ पे बात हो रही है। पहला सेल, सेकंड सेल और ये लास्ट सेल। 3 सेल की अपने पास बात हो रही है, तो अपन 3 सेल को बना लेते हैं। तो अपने पास ये हो गया n = 1 पहला सेल, ये हो गया अपने पास n = 2 लास्ट सेकंड सेल, और ये अपने पास हो गया n = infinity लास्ट सेल। तो ये है अपने पास n = 1 फर्स्ट सेल, n = 2 सेकंड सेल, और अपन बोल देते कि n = infinity लास्ट सेल। तो इसमें अपने पास किस किस लाइन की बात हुई है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज दैट इज दिस लाइन, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज दैट इज दिस लाइन। ठीक है। और अपने पास एक और बात हुआ है क्या, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज दैट इज इन्फिनिटी से 2। तो अगर तुम ध्यान से सोचोगे यहाँ पे तो एक रिलेशन तुम लिख सकते हो कि अगर मैं इसकी एनर्जी, अच्छा एक और चीज अपने को, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज उसका फ्रीक्वेंसी अपने को दे रखा है nu1। तो ये फर्स्ट लाइन है लाइमन सीरीज का, इसका फ्रीक्वेंसी nu1 है। लास्ट लाइन का दे रखा है अपने को nu2 और बाल्मर सीरीज के लिए दे रखा है nu3। तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकता, लेकिन मैं एनर्जी वाइज कुछ बात कर सकता हूँ यहाँ पे कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है nu2 के करस्पॉन्डिंग, अगर मैं उसको बोलूँ क्या E2, nu1 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है अगर मैं उसको बोलूँ क्या E1, और nu3 के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रहेगा अगर उसको मैं बोलूँ क्या E3। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि जो ये सेकंड E2 एनर्जी वाला लाइन है दैट इज लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज,
इसका जो एनर्जी है वो अपने पास रहेगा एनर्जी ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज प्लस एनर्जी ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि E2 इक्वल टू जो रहेगा अपने पास दिस E2 दिस एनर्जी इक्वल टू दिस एनर्जी दैट इज E3 प्लस दिस एनर्जी दैट इज E1। कि अपने पास जो E2 रहेगा अपने पास क्या रहेगा E3 प्लस E1। ये समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस अगर इतना समझ में आ गया तो फिर तो अपने पास सवाल बन जाएगा कि अपने पास जो एनर्जी को अपन रिलेट कर सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि अपन जो सेल को ऑर्बिटल सॉरी जो अपन ऑर्बिट डायग्राम बनाते हैं सेल के लिए जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हो एनर्जी के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। तो अपने पास जो ये E2 है ये E3 प्लस E1 रहेगा, अपने को डायरेक्ट दिख रहा है। अब अपने को पता है कि अपने को फ्रीक्वेंसी रिलेट करना है, एनर्जी तो नहीं करना है। तो अपने को पता है कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट H इंटू न्यू। जब अपन E2 की बात करें तो अपने पास हो जाएगा H इंटू न्यू 2, E3 की बात करें तो H इंटू न्यू 3, E1 का बात करें तो H इंटू न्यू 1। तो H से H तो अपने पास क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास रिलेशन क्या आ जाएगा न्यू 2 इक्वल टू न्यू 1 सॉरी न्यू 3 प्लस न्यू 1। तो ये अपने पास रिलेशन रहेगा। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया एज इट इज, बट उसने ऑप्शन बना के दिए थे 4, अपन ने बिना ऑप्शन कर लिया। क्लियर है क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ। अब ऐसा ही क्वेश्चन तुमसे मतलब जब जेईई मेंस में आ चुका है तो लोगों ने मॉडिफाई करके इसका एक और क्वेश्चन बना दिया कि उसने फ्रीक्वेंसी अगर कंपेयर कराई थी तो जैसे अपन फ्रीक्वेंसी को रिलेट कर रहे हैं वैसे वेवलेंथ को भी कर सकते हैं कि इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रहेगा अपने पास E3, इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ रहेगा अपने पास λ1 और इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अपने पास रहेगा क्या λ2। तो तुमसे क्वेश्चन ये भी सेम तरीके से पूछा जा सकता है कि λ1 λ2 और λ3 को रिलेट करो। तो अपन वही लिखेंगे, ये रिलेशन को वापस यूज करेंगे 1 upon lambda 2 equal to 1 upon हाँ, lambda 3 plus 1 upon lambda 1। बिल्कुल सही बिल्कुल सही कि एनर्जी इक्वल टू अपने पास क्या है लैम्डा की टर्म्स में बात करें तो HC अपॉन लैम्डा, H और C तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अपन E2 को क्या लिखेंगे E2 को अपन लिखेंगे HC अपॉन लैम्डा 2 is equal to 1 upon lambda 1 plus 3. HC अपॉन लैम्डा 3 प्लस HC अपॉन लैम्डा 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा HC से HC, तो अपने पास रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे कि 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 3 प्लस 1 अपॉन लैम्डा 1। तो इस तरीके के अपने पास रिलेशंस आ जाएंगे। और इसी क्वेश्चन को तुम बहुत जगह ऐसे भी देख लोगे कि वो जैसे अपन यहाँ पे μ1 μ2 μ3 की सिंबल वाइज बात की ना, वो कभी कभी तुमको वैल्यूज दे देगा कि अपने पास क्या है, जैसे बोल देगा कि न्यू 3 अपने पास किसका था, ये था अपने पास न्यू 3 मतलब ये लाइन थी अपने पास लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो तुमसे लिख देगा कि वैल्यू दे देगा इसकी दैट इज न्यू 3 दे देगा तुमको कि लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का अपने पास फ्रीक्वेंसी इतना है, और इसी तरीके से तुमको ये दे देगा अपने पास न्यू 1 दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन का फ्रीक्वेंसी दे देगा और बाल्मर सीरीज के लास्ट लाइन का फ्रीक्वेंसी दे देगा, और तुमसे पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो किसका लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज दैट इज न्यू 2। तो इन्हीं रिलेशंस को न्यूमेरिकल वाइज भी यूज करवा सकता है, कैसे भी तरीके से यूज करवा सकता है। तो तुमको ध्यान रखना है किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। तो अलग अलग लैंग्वेज चेंज करके इसी क्वेश्चन को 2-3 तरीके से तुमको देखने को मिल सकता है सीट वगैरह में, एग्जाम्स वगैरह में। इस तरीके से एक तरीका बता सकता हूँ, देखो किस तरीके से जो मेरे को याद आ रहा है अभी, वो तुमको कभी कभी ऐसे भी बोलता है देखो कि जैसे अपने 3 एनर्जी लेवल बनाए, ध्यान से समझना इसको, एक क्वेश्चन तुमको कहीं ना कहीं मिलेगा कि अपने पास क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन था वो क्या करेगा कुछ ई अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब किया, और ई अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी हायर एनर्जी लेवल में चला गया। एक फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया ई अमाउंट का और वो हायर एनर्जी लेवल में चला गया। तो मतलब ये किसी N1 में था, N1 से अपने पास N2 में चला गया। अब वो तुमसे ये बोलेगा कि जो ये फोटोन एब्जॉर्ब किया है इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ अपने पास कुछ लैम्डा,
क्योंकि सवाल सीट में आएगा तो भी तुम वहां पे पूछोगे, इसलिए मैं यहीं पे करवा दे रहा हूँ, तुमको फिर आना चाहिए। कि अपने पास क्वेश्चन ऐसे है कि अपने पास किसी n1 एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन था, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो n2 में चला गया, तो जो फोटोन एब्जॉर्ब किया उसने, उसका वेवलेंथ अपने पास कितना है, लैम्डा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन वापस n2 से क्या हो रहा है, n1 में आ रहा है, तो डायरेक्ट n2 से n1 में नहीं आके वो पहले किसी बीच में एक एनर्जी स्टेट में रुक रहा है, और उसके बाद फिर वहां से अपने पास वो n1 में आ रहा है, मतलब 2 स्टेप में आ रहा है, तो बीच में किसी n एनर्जी लेवल में रुक गया। तो अब तुमको बोल देगा कि जो पहला ट्रांजेक्शन था n2 से बीच वाले में, उसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा है λ1, और तुम फाइंड करो अब अपने पास सेकंड वाला जो फोटोन एमिट हुआ है उसका लैम्डा, दैट इज λ2। तो एक तरीके से अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, E1 है, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी E2 है, तो अपन पहली बात तो लिख सकते हैं कि जो एनर्जी माइनस 1/λ1 प्लस 1/λ2। हाँ, तो ये अपन लिख सकते हैं कि जो एनर्जी, एक तरीके से फोटोन क्या कर रहा है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उसी को तो एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, E1 प्लस E2 की फॉर्म में। तो अपन वही लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो था hc/λ, और यहाँ पे जो था अपने पास hc/λ1, और यहाँ पे जो था अपने पास hc/λ2। तो ये वही तो हो गया जैसे अपन अभी कर रहे थे कि hc से hc क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या आ गया कि 1/λ इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। तो इस तरीके से भी करा सकता है वो। तो कंसेप्ट अपने पास ये था कि वो इस तरीके से अलग अलग एनर्जी लेवल को, जैसे ये वाला एनर्जी था E, इसको 2 एनर्जी लेवल्स की फॉर्म में दिखा रहा है वो, कि पहले अपने पास दिस E1 एंड दिस E2, इन दोनों के बराबर। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग लैंग्वेज बना सकता है, जैसे अपने यहाँ पे सीरीज के हिसाब से बात किया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। वैसे वो इस तरीके से बोल सकता है कि पहले इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ई एनर्जी का फोटोन, तो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब किया, उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। अब जब वो वापस आ रहा है तो 2 फोटोन एमिट कर रहा है, 2 फोटोन एमिट कर रहा है मतलब पहले बीच में आएगा, फिर उसके बाद वापस n1 में आएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये तुमको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा अच्छे से तुम उसको रिलेट कर पाओगे, तो ऐसा भी क्वेश्चन तुमको दिख सकता है। ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जब आएगा तब अपन फिर डिस्कस कर लेंगे। तो ये है अपने पास। और क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है कुछ, अच्छा एक और कंसेप्ट अपने पास, इसको भी अपन ले लेते हैं, उसमें लगभग खत्म ही है। तो क्वेश्चन की which of the following transitions emit same energy। तो कुछ ट्रांजिशन तुमको दिए जा रहे हैं और तुमसे पूछा जा रहा है कि किस किस ट्रांजिशन में सेम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें अपने पास फर्स्ट लाइन ऑफ Lyman series of हाइड्रोजन। दूसरा अपने को बोल रहा है सेकेंड लाइन ऑफ Lyman series of He प्लस आयन। इस तरीके से थर्ड अपने को बोला जा रहा है, एक को ले लेते हैं अपन, कि थर्ड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज ऑफ Li+2 आयन, लिथियम +2 आयन। और फोर्थ अगर अपन एक को ले लें कि अपने पास हो गया, हाँ, कि सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ He प्लस आयन। तो ये अपने पास है कि इन चारों में से अपने पास किसकी एनर्जी सेम है।
तो एक तो तरीका है कि सबके लिए तुम क्या करो, अलग अलग एनर्जी निकालो, जो अपने पास फॉर्मूला था कि डेल्टा ई इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो n1 n2 तुम फाइंड कर सकते हो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइनमैन सीरीज जिस हिसाब से उसने गिवन है उसके हिसाब से, फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है किस सीरीज की बात हो रही है। और जेड अपने को आयन दिया हुआ, हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2 और लिथियम है तो अपने पास 3। लेकिन यहाँ पे मेरे को एक कंसेप्ट बताना था इसलिए मैंने ये सवाल लिया है। तो देखो क्या है अपने पास, तो कंसेप्ट अपने पास ऐसा है, इसको तुम लिख लेना, बड़ा यूजफुल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पास कि अगर अपने पास हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किसी n1 एनर्जी लेवल से n2 एनर्जी लेवल में जा रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी दैट इज डेल्टा ई। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम की अपन बात कर रहे हैं दैट इज z इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन के लिए जब अपन किसी n1 एनर्जी लेवल से n2 एनर्जी लेवल में जाते हैं तो वहां पे जो एनर्जी आती है डेल्टा ई, यही सेम अमाउंट का एनर्जी अगर किसी जेड एटॉमिक नंबर वाले एटम में, अपन जेड जनरल ले ले, जेड इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जेड एटॉमिक नंबर वाले एटम में या फिर आयन में अगर अपन बात करें तो डेल्टा ई एनर्जी का जो यहाँ पे फोटोन आएगा वो अपने पास आएगा किसमें, Zn1 से लेके Zn2 वाले एनर्जी लेवल में। क्या मतलब हुआ इसका, देखो तुमको समझाता हूँ कि जैसे अपन ने बोला कि अपने पास मान लो कि एक ट्रांजिशन हो रहा है कहाँ से, हाइड्रोजन में 2 से 3 या 2 से 4, कि इलेक्ट्रॉन अपने पास हाइड्रोजन में जा रहा है 2 से 4, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी आएगा मान लो कि x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मैं बात करूं कि हीलियम में इस एनर्जी का फोटोन किस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग आएगा, तो हीलियम की अपन बात करें तो एटॉमिक नंबर अपने पास क्या हो गया 2। तो अपन क्या बोल रहे हैं Zn1 से Zn2 दैट इज अपने को 2 इंटू 2 से 2 इंटू 4 मतलब 4 से 8। जब अपन हीलियम में 4 से 8 जाएंगे तो सेम एनर्जी का फोटोन मिलेगा अपने को दैट इज x। तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाइड्रोजन में जो ट्रांजिशन n1 से n2 तक होगा, यहाँ पे जो एनर्जी आएगी डेल्टा ही, उतनी ही एनर्जी का फोटोन अपने को किसी भी z एटॉमिक नंबर वाले एटम में अगर फाइंड करना है तो अपने पास आएगा Zn1 से Zn2 के बीच। Z अपने पास क्या उसका एटॉमिक नंबर। सर ये आया कहाँ से, n1 क्या चीज, ये रिलेशन आया कहाँ से Zn1 इक्वल, अच्छा ये आया कहाँ से, ये तुम इजीली सोच सकते हो। देखो किस तरीके से, एक तरीके से अपन एनर्जी देख रहे हैं ना, कंपेयर कर रहे हैं किसका, हाइड्रोजन का और किसी अदर एटम का। तो जो एनर्जी अपने पास है वो क्या थी, एनर्जी इक्वल टू अपन लिखते हैं 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो जेड बाई एन का फैक्टर आ रहा है कि जेड बाई एन का होल स्क्वायर। तो हाइड्रोजन के लिए तो जेड क्या हो गया 1, और जिस एटम के लिए तुम बात करोगे उसका जेड कुछ ना कुछ रहेगा। तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वो जब अपन सेल नंबर वाइज बात करें तो क्या हो जाएगा अपने पास जेड टाइम्स हो जाएगा। अरे समझा, सही से नहीं आया। Zn1 कैसे आया? अरे वही तो बताया यार अपने पास कि जैसे अपन हाइड्रोजन की बात करें, अच्छा मैं देखो एनर्जी अपने फॉर्मूला लिखा था कि एनर्जी इक्वल टू अपने पास टोटल एनर्जी होता है 13.6 जेड स्क्वायर इंटू 1/n का स्क्वायर। अब मैं अगर ये बात करूं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड तो 1 हो गया, तो अपने पास क्या हो गया 13.6, ये तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/n का स्क्वायर। तो अपने पास किसी जेड एटॉमिक वाले एटम की अगर तुम बात करोगे तो अपने पास E इक्वल टू कितना आएगा, टोटल एनर्जी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 13.6 इंटू 1/n स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये अपने पास एनर्जी होगा किसी जेड एटॉमिक नंबर वाले में। तो ये जो अपने पास है 13.6 इंटू 1/n स्क्वायर, ये हाइड्रोजन का एनर्जी है ना। यस सर। हाँ तो ये अपने पास एक मैं लिख सकता हूँ कि अगर किसी भी
एलिमेंट में तुमको किसी NH सेल का एनर्जी निकालना है Z एटॉमिक नंबर वाले में, इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिखता है कि किसी NH सेल का एनर्जी निकालना अपने को Z एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लिए या आयन के लिए, तो उसका जो एनर्जी रहेगा वो ये हाइड्रोजन का एनर्जी बता रहा है NH सेल का, कि हाइड्रोजन के लिए उसी सेल का एनर्जी दैट इज NH सेल का एनर्जी Z इक्वल टू 1 हो गया, इसलिए ये हाइड्रोजन और इनटू उसका एटॉमिक नंबर Z का स्क्वायर। तो ये अपने पास रिलेशन होता है एनर्जी वाइज। हाँ, तो अभी अपन एनर्जी का मैग्नीट्यूड नहीं निकाले, अपन रिलेट कर रहे हैं कि हाइड्रोजन में जो N1 से N2 रहेगा, दूसरे में ZN1 से ZN2 रहेगा, तो ये Z स्क्वायर टाइम्स है ना, ये Z स्क्वायर का रोल तो तब आएगा जब तुम एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो वो Z टाइम्स ही हो जाएगा अपने पास। कि अगर तुम इसको वैल्यूज पुट करोगे तो तुमको समझ में आएगा कि अगर दो सेल के लिए अपन बात कर रहे हैं कि N1 से कहाँ जा रहा है, इधर N2 में जा रहा है, तो इस फॉर्मूले से अगर तुम हाँ शेल सेम होगा तभी तो लगा सकते हैं। हाँ सेल सेम होगा तभी लगाएंगे, अपन ने फॉर्मूला तभी तो निकाला है कि N दोनों के लिए सेम की बात कर रहे हैं। यस सर, वरना तो ये N1 N2 अपन ने बोला ना कि हाइड्रोजन के लिए जो N1 N2 है, ये उस एटम के लिए ZN1 ZN2 होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि हाइड्रोजन के लिए जो 2 से 4 है, वो हीलियम के लिए 4 से 8 होगा। लिथियम होता मतलब लिथियम +2 आयन होता तो अपन क्या करते, एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करते, इसको भी 3 से इसको भी 3 से, मतलब अपने पास आ जाता 6 to 12। मतलब हाइड्रोजन में जो 2 से 4 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी आती, वही एनर्जी अपने पास 6 से 4 के लिए आएगी, सॉरी 6 से 12 के लिए आएगी, किसमें, लिथियम में। तो हाइड्रोजन के हिसाब से अपने को देखना है कि हाइड्रोजन में कौन से दो सेल की बात हो रही है और उन दोनों सेल में जितना एनर्जी आ रहा है वो किसी पर्टिकुलर Z एटॉमिक नंबर वाले में कैसे आएगी। तो ये तुमको नोट डाल के लिख लेना है इस तरीके से कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी अपने पास N1 एनर्जी लेवल से N2 एनर्जी लेवल के बीच है, या जो एनर्जी डिफरेंस N1 से N2 के बीच है, वो अपने पास दूसरे Z एटॉमिक नंबर वाले एटम या आयन के लिए जब बात करेंगे तो वो अपने पास Z टाइम्स हो जाएगा। मतलब ZN1 से ZN2 जब अपन जाएंगे, तो जैसे अगर अपन एग्जांपल वाइज बात करें तो एग्जांपल ले लो कि हाइड्रोजन में है अपने पास 1 से 2, कि हाइड्रोजन अपन मार्क्स मान लो कि, या उल्टा मान लो कि 2 से अपन किस में आ रहे हैं, 1 में आ रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए अपन 2 से 1 में आ रहे हैं। तो यही ट्रांजिशन अगर अपन बात करें किसमें, He+ आयन में, कि सेम एनर्जी का ट्रांजिशन कहाँ पे होगा, तो He के लिए अपने पास Z क्या हो गया, 2, तो अपने पास दोनों तरफ क्या से कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Z से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू 2 अपने पास हो जाएगा 4, 1 इंटू 2 अपने पास हो जाएगा 2, मतलब 4 से 2 वाला जो फोटोन रहेगा वो सेम एनर्जी का रहेगा। इसी तरीके से अगर अपन बात करें किसकी, लिथियम +2 आयन की, ये भी आयन है, गलती से एटम लिख दिया, कि लिथियम +2 आयन, तो Z अपने पास क्या हो गया, 3। तो जो हाइड्रोजन के लिए अपन बात कर रहे थे दैट इज 2 से 3, तो अब Z से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 इंटू 2 ये हो जाएगा अपने पास 6, और 3 इंटू 1 ये अपने पास हो जाएगा 3। मतलब कि हाइड्रोजन के लिए जो 2 से 1 के करस्पॉन्डिंग एनर्जी आती है, वही सेम एनर्जी अपने पास हीलियम के लिए 4 से 2 और लिथियम के लिए 6 से 3 के लिए आती है। 2 से 1 मतलब अपने पास क्या हो गया, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। 4 से 2 का मतलब क्या होगा, 2 में जा रहा है मतलब बाल्मर सीरीज हो गया, और 4 से 2 ये मतलब सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। और 6 से 3 की अगर अपन बात करें तो थर्ड मतलब क्या हो गया, पास्टन सीरीज, और 6 से 3 मतलब 4 से 3 1 पहला लाइन रहेगा, 5 से 3 दूसरा लाइन रहेगा, तो 6 से 3 अपने पास थर्ड लाइन रहेगा। तो इसको अपन बोलेंगे थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज। तो अगर ध्यान से देखोगे तो जब अपने क्वेश्चन शुरू किया था उसमें यही ऑप्शन थे।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मुझे ये अभी भी समझ में नहीं आया कि हम लोग z की जगह z स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे हैं जब zn1 to zn2 कर रहे हैं, तो उसमें z स्क्वायर नहीं लेंगे? जेड स्क्वायर क्यों लेंगे यार, देखो रुको। सर अभी फॉर्मूले से भी देखा था कि हाइड्रोजन के लिए 13.6 अपॉन एन स्क्वायर आ रहा था और कोई z एटम के लिए 13.6 z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर आ रहा था, तो z स्क्वायर से होना चाहिए रिलेशन। एक मिनट रुको, ये अभी समझ में आया ना तुमको, ये मैं बता दे रहा हूँ अभी। यस सर, बाकी समझ में आ गया। तो ये रिलेशन तुमको ध्यान रखना। चलो तो फिर अपने पास जो टाइम है उसमें वही डिस्कस कर लेते हैं। वहां पे मैंने एक सेल सर के ये लिए बात टेस्ट की में थी। आएगा? टेस्ट में आएगा मतलब अचानक से टेस्ट क्यों याद आ गया तुमको? बताइए सर। आना तो चाहिए यार। सर यहीं तक दीजिए, फिर उसके आगे मत करिएगा। यस सर, इसके आगे मत दीजिएगा। ठीक है, आज तो क्लास हमें में जो बहुत बड़ी यूनिट है सर। हाँ बहुत बड़ा है। ठीक है, आज की क्लास में जो पढ़ा है यहीं तक देंगे, मतलब ये लास्ट सवाल था आज, यहीं तक दे देंगे। ठीक है यस सर। हाँ। टेस्ट पेपर आप बनाएंगे? हाँ टेस्ट पेपर मैं ही बनाता हूँ। तो सर स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम दीजिए सर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यस सर। हाँ तो पुराना चैप्टर तो कम ही रहेगा। सर वो समझ ही में नहीं आता है। देखते हैं, जिस हिसाब से मैं सोच रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि 10 क्वेश्चन पीरियड 10 क्वेश्चन पीरियोडिक के दे देंगे, एटॉमिक के दे देंगे और 5-6 क्वेश्चन आईयूपीएससी से दे देंगे। हाँ सर ये सही है सर। तो उसमें समझ नहीं आता सोच रहा था। कि कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे सर। क्या स्ट्रक्चर कैसे बनाना है सर उसमें? ये होती है बता फिर। दो देता, लेकिन यार अपना क्लास का नहीं बैठ पा रहा, तो एग्जाम के बाद देख लेंगे उसको, किसी दिन फ्री रहे या संडे को। यस सर, एक बता दीजिएगा सर, थोड़ा सा एक कठिन बार लग रहा बता दें, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा एक बार तुम्हारा। हाँ तो ये है अपने पास। तो पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन ये चीज एक्सप्लेन कर दूंगा किस तरीके से आ रहा है, किसी का डाउट था। हाँ तो ये था अपने पास। तो ये रिलेशन एक तरीके से तुमको ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हाइड्रोजन में जो N1 से N2 ट्रांजिशन है, उस सेम एनर्जी का अपने पास रेडिएशन मिलेगा ZN1 से लेके ZN2 पे, जब अपन किसी Z एटॉमिक नंबर वाले आयन की बात करते हैं या एटम की बात करते हैं। तो इसमें अपने पास देखो क्या बोला गया था, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि कौन कौन सा अपने पास सेम एनर्जी का ट्रांजिशन होगा। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, और अपने पास क्या है, तो ये अपने पास हो गया क्या, हाइड्रोजन एटम के लिए 2 से 1। सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ He+, तो सेकेंड लाइन मतलब अपने पास क्या हो जाएगा कि अपने पास आ जाएगा 3 से 1। और थर्ड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज ऑफ लिथियम +2, तो थर्ड लाइन अपने देखा था क्या 6 से 3। और सेकेंड लाइन ऑफ पाल्मर सीरीज ऑफ He+, तो सेकेंड लाइन मतलब अपने पास क्या हो गया 4 से 2। तो यहाँ पे देख सकते हो, साफ तुमको दिख रहा है जो भी अपन ने निकाला कि अपने पास जो है हाँ कि ये Z=1 था, तो इसमें अपने पास जो 2 से 1 ट्रांजिशन था वो अपने पास Z=2 दैट इज हीलियम में वो क्या रहेगा 4 से 2 रहेगा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो कि 2 × 2 4, 2 × 1 1। और लिथियम के लिए अपने पास Z=3 है, तो इसमें अपने पास क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, तो 3 × 2 दैट इज 6, 3 × 1 दैट इज 3, तो ये अपने पास आ गया 6 से 3। और ऐसा अपने को कुछ मिलेगा नहीं, मतलब ये और ये तीनों अपने पास क्या है, सेम एनर्जी के ट्रांजिशन है। हाँ अब अपन उस पर आ जाते हैं कि किस तरीके से अपन बोल रहे हैं ये चीज। तो देखो अपने पास क्या है, इसको मैं तुमको ऐसे बताता हूँ। तुम क्या करो, कंसीडर कर लो कि अपने पास हाइड्रोजन एटम है, इसमें अपने को डेल्टा ई निकालना है एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन अपने पास N1 एनर्जी लेवल से N2 एनर्जी लेवल में जा रहा है। तो डेल्टा इक्वल अपन लिखेंगे क्या 13.6 इंटू Z² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से अपन दूसरे आयन की बात कर रहे हैं जिसका अपने पास क्या एटॉमिक नंबर Z है।
वैसे आई नहीं रहेगा, एटम तो रहेगा नहीं कभी। तो इसका अपन एनर्जी निकालेंगे डेल्टा ई, तो डेल्टा इक्वल टू अपन सेम फॉर्मूला लगाएंगे 13.6 जेड स्क्वायर 1 यहाँ पे अपन बोल रहे कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, Zn1 से Zn2 में जा रहा है। तो इन दोनों की एनर्जी सेम आनी चाहिए। देखो अपने आप अभी क्लियर हो जाएगा ये कि 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे तो अपने पास z क्या था 1, तो अपने लिख दिया 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, अच्छा ये n1 अपन बोल रहे थे लोअर एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे अपन ने दोनों तरफ तो क्या किया, ये हायर एनर्जी लेवल है तो दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है z से, तो ये इधर लोअर रहेगा और ये इधर अपने पास हायर रहेगा। तो यहाँ पे पुट करके देखो, देखो सेम एनर्जी नहीं आ जाती क्या, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/Zn1 का स्क्वायर करोगे माइनस 1/Zn2 का स्क्वायर करोगे। तो यहाँ से ध्यान से देखोगे तो इधर से जेड स्क्वायर निकल के बाहर आएगा और वो इस जेड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास सेम ही तो बचेगी एनर्जी। अभी क्लियर हुआ क्या? यस सर, अब थोड़ा हो रहा है। थोड़ा नहीं, पूरा होना चाहिए यार अब तो। ये से थोड़ा सोच रहे। अच्छा देखो, थोड़ा भी मत सोचो, पूरा ही बता देते हैं, जब अपन डिस्कस ही करने लग गए तो पूरा ही सोच मेरे को लगा समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने आधा सोल किया। देखो हाँ, तो ये अपन ने हाइड्रोजन के लिए बात किया कि N1 से N2 अपन जा रहे हैं तो वहां पे एनर्जी कितना चेंज होगा। तो हाइड्रोजन के लिए अपन ने जेड रख दिया क्या 1, तो अपने पास एनर्जी चेंज आएगा 13.6 इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और अपन बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन के लिए जो N1 N2 से ट्रांजिशन रहेगा वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में Zn1 से Zn2 रहेगा। तो अपने को यही तो प्रूव करना है कि दोनों का एनर्जी का एनर्जी इक्वल आना चाहिए। ये तो सर उस न्यूमेरिकली तो दिख गया है, समझ गया सर। हाँ तो ये स्क्वायर वाला फैक्टर था ना, ये मैं बोल रहा था, इसी को ध्यान में तो मैं एकदम से क्लिक नहीं कर पाया इसको, कि ये जो स्क्वायर वाला फैक्टर है वो कैंसिल कर देगा। अभी क्लियर है ना? यस सर, आप समझ गए सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये था अपने पास कि हाइड्रोजन एटम के लिए N1 से N2, तो दूसरे एलिमेंट के लिए Zn1 से Zn2। तो इसमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जितने अपने पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो अपन ने चेक कर लिया है। बाकी इसमें एक और चीज अपने से पूछी जाती है, तुम इजीली रिलेट कर दोगे, उसमें कुछ नहीं है, कि अगर मैं बात करूं मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम का सैंपल है, तो उसमें अपने पास से मान लो कि n = 1 हो गया, ये अपने पास ले लो n = 2 है, और ये अपने पास ले लो n = 3 है, ये अपने पास n = 4 है। तो ये अपने पास n = 1, ये अपने पास n = 2, ये अपने पास n = 3, ये अपने पास n = 4। ये अपने पास हाइड्रोजन सैंपल है। हाइड्रोजन सैंपल मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब अपने पास तुमसे पूछा जाएगा कि अगर अपने पास क्या है, मैं बात करूं कि हाइड्रोजन सैंपल था अपने पास, तो इस हाइड्रोजन सैंपल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं n = 4 से, दैट इज फोर्थ सेल से या थर्ड एक्साइटेड स्टेट से अपने पास ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, दैट इज n = 1 में आ रहा है। तो कितने डिफरेंट टाइप के फोटॉन्स एमिट होंगे या कितने डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रल लाइंस आएगी, मतलब तुमको ये देखना है कि कितनी डिफरेंट लाइंस यहाँ पे पॉसिबल है। तो क्या क्या हो सकती है कि या तो 4 से डायरेक्ट 1 में आ जाए, एक तो लाइन ये हो जाएगी। एक अपने पास हो सकता है कि 4 से 3 में आए और 3 से अपने पास क्या है 1 में आए। एक ये हो सकता है कि पहले 4 से 2 में आए, फिर 2 से किस में आए 1 में आए। एक और कोई बच गया क्या? एक ये हो सकता है कि अपने पास, या एक ऐसे सोचो, ऐसे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, इसको बैठा दो, ऐसे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, इसे मैं तुमको रेंडमली बता रहा हूँ। तो मेरे पास सवाल क्या है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने पास एक सैंपल है, सैंपल मतलब वहां पे काफी सारे एटम्स प्रेजेंट है, तो उनके पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब अपन बोल रहे हैं कि जो है अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, n = 4 से n = 1 में आ रहा है, मतलब फोर्थ सेल से फर्स्ट सेल में आ रहा है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि कितने
डिफरेंट फोटॉन्स एमिट हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के, या कितनी डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन अपने को स्पेक्ट्रम में दिख सकती है, कितनी लाइंस यहाँ पे पॉसिबल है डिफरेंट, अपने को चेक करना है। तो अपने पास देखो फोर्थ में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि वो डायरेक्ट आए तो 4 से क्या आ जाए 1 में आ जाए, कितने डिफरेंट तरीके से आता है चेक कर लो तुम। या वो पहले क्या करे 4 से 3 में आए, फिर 3 से वो डायरेक्ट जंप कर जाए किसमें 1 में, या फिर वो क्या करे पहले 4 से 2 में आए फिर 2 से जंप कर जाए किसमें 1 में। एक तरीका ये हो गया। एक अपने पास हो सकता है कि 4 से 3 में आए, फिर 3 से 2 में आए, फिर 2 से भी किसमें आए 1 में आए। इसके अलावा कोई वो तरीका पॉसिबल है क्या कि पहले डायरेक्ट आया 4 से 1, फिर 4 से 3 में आया, फिर 3 से डायरेक्ट 1 में आ गया, फिर 4 से 2 में आया, फिर 2 से अपने पास 1 में आ गया, 4 से 3 आया, 3 से 2 आया, 2 से 1 आया। इसके अलावा कोई और तरीका दिख रहा है तुमको? एक और तुम सोच सकते हो कि 4 से पहले किस में आए 2 में आए, 3 में नहीं आके, क्योंकि अपन हर बार बोले कि पहले, अच्छा ये अपन ने कंसीडर कर लिया है कि 4 से पहले 2 में आए, यहाँ पे 4 से 2 में आया, फिर 2 से अपने पास 1 में आया। तो ये अपने पास डिफरेंट 4 तरीके हो सकते हैं। अब इसमें भी तुमको ये देखना है कि कितनी डिफरेंट लाइंस अपने पास बनी है। तो कौन कौन सी लाइन रिपीट होगी? ये वाली लाइन 2 बार आ जा रही है, 4 से 3, 4 से 3, और ये वाली लाइन भी अपने पास 2 बार आ जा रही, 2 से 1, 2 से 1। और कोई लाइन रिपीट हो रही है क्या? और कोई लाइन रिपीट नहीं हो रही है। तो डिफरेंट लाइंस तो अपने पास कितनी आएगी? एक, इन दोनों में से एक को काउंट करेंगे, 2, 3, 4, 5, और इन दोनों में से एक को काउंट करेंगे तो 6। मतलब अपने पास यहाँ क्या है 6 डिफरेंट लाइंस पॉसिबल हैं, मतलब 6 डिफरेंट फोटॉन्स यहाँ पे पॉसिबल है। तो तुमसे ऐसे सवाल किए जाएंगे कि डिफरेंट कितने लाइंस पॉसिबल हो सकती हैं, डिफरेंट कितने फोटॉन्स आ सकते हैं, इस तरीके के। तो अच्छा तुमने पढ़ा है क्या पीएनसी मैथ में? अभी पढ़ाया नो तुमको सर, पीएनसी? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं सर। सर नहीं, तो हल्का सा ब्रीफ आइडिया है बस। हाँ, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही ऐसे अपन कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि अपने पास कि 4 से इलेक्ट्रॉन्स को किस में आना है 1 में आना है, तो कितनी डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। तो ये तुमको वहाँ पे सिखाया जाएगा, तब तुम अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अभी अपन एक फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, उससे अपने पास बार बार आंसर आ जाएगा। तो जैसे अपन ने यहाँ पे 4 से 1 में देखा कि अपने पास पहले देखा कि कितने डिफरेंट वे थे, तो अपन ने बोला कि 4 से डायरेक्ट किस में आ जाए 1 में आ जाए, एक तरीका ये हो गया। एक अपने पास हो गया कि 4 से पहले 3 में आए, फिर 3 से अपने पास 1 में आए। एक अपन ने बोला कि पहले 4 से किस में आए 2 में आए, फिर 2 से किस में आए 1 में आए। फिर अपन ने बोला कि पहले 4 से 3 में आया, फिर 3 से 2 में आया, फिर 2 से 1 में आया। तो इस तरीके से अपन ने अलग अलग तरीके देखे कि ये 4 डिफरेंट तरीके से आ सकता है। अब इनमें डिफरेंट कितनी लाइंस बन रही है अपन ने काउंट किया, तो अपने पास 6 डिफरेंट लाइंस बन रही है। तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही अपन फॉर्मूला बनाते हैं। तुमने वहाँ कुछ पढ़ा नहीं, मैं एक्सप्लेन तो कर देता, लेकिन फिर तुमको पूरा पढ़ समझाना पड़ जाएगा परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। इससे अच्छा अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं कि जब भी अपने पास इलेक्ट्रॉन किसी N2 एनर्जी लेवल से N1 एनर्जी लेवल में आता है, तो N2 एनर्जी लेवल से N1 एनर्जी लेवल में जब आएगा तो कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटी बनेगी। जैसे अपन ने यहाँ पे चेक किया कि 4 से 1 में आने के लिए टोटल 6 डिफरेंट लाइंस पॉसिबल हैं। वैसे तुम्हारे पास किसी भी जनरल वे में अगर बात करें कि N2 एनर्जी लेवल से N1 एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो वहां पे कितनी डिफरेंट पॉसिबल लाइंस आ सकती है अलग अलग। तो इसका अपने पास फॉर्मूला होता है, तो मैं इसको लिख देता हूं पहले पूरा ही। सर N2 चूज N1 होगा क्या? हाँ, N2 से N1 जा रहा है, हाँ वही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट photons या डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, या कभी कभी इसको बोल देता है डिफरेंट वेवलेंथ्स। मतलब जितने फोटोन अलग रहेंगे उतने ही डिफरेंट वेवलेंथ्स अपने को मिलेगी हर फोटॉन्स के करस्पॉन्डिंग। डिफरेंट वेवलेंथ्स, maximum number of different photons, different spectral lines, different wavelengths when
इलेक्ट्रॉन make transition from N2 एनर्जी लेवल टू N1 एनर्जी लेवल, कि किसी N2 हायर एनर्जी लेवल से N1 लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। वैसे भी स्पेक्ट्रम की अपन बात कर रहे हैं तो एटम को अपन ने एक्साइटेड स्टेट में रखा है, एक्साइटेड स्टेट से वो लोअर एनर्जी वाले लेवल्स में आ रहा है। और वैसे भी अपन ने जनरल बात किया था कि N2 का अपन हमेशा हायर वाला लेंगे और N1 का अपन छोटा वाला लेंगे, तो वही बात अपने पास हो रही है। तो यहाँ पे जो अपने पास फॉर्मूला आता है वो अपने पास आएगा कि N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला तुमको लगाना है। जैसे अपन अभी बात किया था कहाँ से का, 4 से 1, इसमें पुट करके देखो तो N2 अपने पास हो गया क्या 4, N1 अपने पास हो गया क्या 1। तो इसमें अगर पुट करोगे देखो अपने पास क्या है कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स या स्पेक्ट्रल लाइंस या फोटॉन्स, स्पेक्ट्रल लाइंस इक्वल टू N2 माइनस N1 दैट इज 4 माइनस 1। ये था अपने पास N2 माइनस N1 दैट इज 4 माइनस 1, N2 माइनस N1 प्लस 1 दैट इज 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको सोल्व करते अपने पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वल टू 6। तो अपने पास 6 लाइंस अपने देखी थी पॉसिबल थी, तो मैथमेटिकली अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर बार अपने को ऐसे चेक नहीं करना पड़ेगा कि कितनी डिफरेंट आ रही है, क्योंकि ऐसे चेक करोगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। इससे अच्छा अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे अपन। तो ये अपने पास हाइड्रोजन सैंपल की बात हो गई जहाँ पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो हर तरीके की पॉसिबिलिटी अपने को देखनी थी। तो 6 डिफरेंट लाइंस आएगी जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी उन सब में। तो अपने पास ये फॉर्मूला तुमको यूज करना है। और जब तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लोगे पीएनसी, तो ये तो बेसिक सवाल है पीएनसी में, इस तरीके कॉम्बिनेशन बनाना तो ये तुम बड़े इजीली कर लोगे। ये सब तुमको पहली क्लास में सिखा दिया जाएगा। तो ये है अपने पास। तो फिलहाल तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो कि जब भी N2 एनर्जी लेवल से N1 एनर्जी लेवल में आ रहा है, जब अपन सैंपल की बात कर रहे हैं तो वहां पे टोटल इतनी लाइंस आएगी। क्लियर है ना ये? यस। अच्छा, इसी चीज को वैसे भी पूछ सकता है कि पहले अपन ने बात किया किसकी, एक सैंपल के लिए, मतलब वहां पे काफी सारे एटम्स अपने पास प्रेजेंट थे, तो अपन हर पॉसिबिलिटी को चेक कर पा रहे थे। अब यही इसी तरीके से तुमसे सवाल पूछे जाएंगे कि अपने पास एक ही एटम है, तो एक एटम मतलब अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अभी हम बात करना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स या अपन लिखे मैक्सिमम नंबर हो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अपने को चेक करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स, डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस या फिर डिफरेंट वेवलेंथ्स when electron makes transition electron make transition from N2 energy level to N1 energy level in isolated gaseous atom। एक ही एटम है अपने पास, तो तुमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लिखा हुआ है आइसोलेटेड गैसियस एटम, एटम्स लिखता मतलब एक से ज्यादा हो गया, एटम बोल रहे हैं मतलब एक ही एटम है, सिंगल एटम की अपन बात कर रहे हैं। तो सिंगल एटम की अगर अपन बात करें तो अपने को पता है कि बोर मॉडल तो अपने पास क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो एटम हो गया या फिर अपने पास आयन हो गया, तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब अपने पास आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात हो रही है या फिर आयन की बात हो रही है। तो अगर इसको अपन समझें
कि अगर अपने पास मान लो कि किसी, अपन यहाँ पे बना लेते हैं वैसे ही पहले की तरह कि ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये 3 हो गया, ये अपने पास 4 हो गया, ये अपने पास 5 हो गया। चलो मैच ही कर गया, चलो 4 कॉपी है, ठीक है। अब अपन बोले कि अपने पास एक एटम है, तो एक एटम या एक आयन है तो उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब डिफरेंट लाइंस तो क्या हो सकती है, जैसे अपन 4 की बात कर रहे हैं तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो डिफरेंट लाइन तो तभी आएगी, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल तो कि ये 4 से 3 में भी आए, 3 से ये 2 में भी आए और 2 से ये अपने पास 1 में भी आए, तो 3 लाइंस बनेगी। अगर ये 4 से डायरेक्ट 1 में आ जाता तो एक लाइन बनती, अगर ये 4 से पहले 2 में आता और 2 से 1 में आता तो 2 बनती, अगर ये 4 से 3 में आता और 3 से अपने पास, डिफरेंट वे तो काफी सारे इसके पास भी। तो डिफरेंट वे क्या क्या हो सकते कि डायरेक्ट 4 से किस में आ जाए, 1 में आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने पास एक है, तब एक लाइन बनेगी। अगर डिफरेंट वे की बात करें तो पहले क्या करे, 4 से 3 में जाए और फिर 3 से अपने पास 1 में आए। एक तरीका ये हो सकता था इसके लिए कि एक इस तरीके से आ सकता था कि डिफरेंट पाथ वाइज अपन बात करें तो एक पाथ इसके पास है ए कि 4 से डायरेक्ट 1 में चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन था अपने पास, उसके लिए अपन बात कर रहे हैं। बी पाथ इसके पास ये है कि ये पहले 4 से 3 में जाए और फिर 3 से अपने पास 1 में जाए। सी पाथ इसके पास है कि पहले 4 से 2 में जाए, फिर 2 से अपने पास 1 में जाए, ये भी एक अलग तरीका हो गया। और डी पाथ इसके पास है कि पहले क्या करें, एक एक करके जाए, 4 से 3 गया, 3 से 2 गया, 2 से अपने पास 1 गया। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो अपने पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अपने को देखना है, तो मैक्सिमम तो अपने पास क्या आएगी, 3 आ रही है, देख सकते हो। एक जब इस पाथ से जाएगा डी वाले से, तब अपने पास मैक्सिमम लाइंस आएगी कितनी, 3। बाकी में देख सकते हो इन दोनों में 2 थी और इसमें अपने पास 1 थी, तो मैक्सिमम लाइंस अपने पास कितने आ रही है, 3। तो 4 में से अपने पास किस में आ रहा है, 1, तो 3 अपने पास एक तरह से क्या है, 4 माइनस 1। तो एक तरीके तो सीडी उतरने जैसा होगा कि अपने पास 4 सीडी है तो अपन कितने स्टेप में उसको उतर पाएंगे। अगर ऊपर से अपने को नीचे आना तो अपन 4 से पहले 3 में जाएंगे, 3 से 2 में जाएंगे, 2 से अपन 1 पे आ जाएंगे, दैट इज नीचे। तो इसमें अपन फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा बन जाएगा क्या, n2 माइनस n1। सर हाँ इसमें बताना क्या चाह रहे थे आप सर, नहीं समझ में आया। अच्छा, बताना क्या चाह रहे हैं, देखो अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, पहले ये पढ़ो कि अपने पास क्या एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, मतलब एक ही एटम के अंदर अपने को ये बात समझ करनी गया। है। हाँ, तो एक एटम के लिए अपन बात कर रहे हैं कि जब एक एटम में अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी लेवल में है, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की अपने को बात कर रहे हैं। एक मिनट, ये 3 है, ये अपने पास 4 है। हाँ, तो अपन एक एटम की बात कर रहे हैं तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो उस एटम में अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कितनी डिफरेंट लाइंस बना सकता है, ये अपने को चेक करना है बस, कि जब ये 4 से अगर 1 में आ रहा है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डिफरेंट लाइन तो तभी आएगी ना, जब मतलब मैक्सिमम पॉसिबल तो तभी आएगी जब ये क्या आएगा, 4 से 3 में आए, 3 से 2 में आए, 1 बाई 1 करके आए, और 2 से फिर किस में आए, 1 में आए। तो 3 लाइंस आ सकती मैक्सिमम अगर तुमसे पूछा जाए तो वही तुमसे पूछ रहा है कि एक एटम में अगर अपने पास एक आइसोलेटेड एटम है, उस एटम में अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन किसी 4 सेल से अगर फर्स्ट सेल में आ रहा है तो कितनी डिफरेंट लाइंस वो बना सकता है। क्या चीज, 6 आएंगी ना 6 कैसे आएगी सर? आपने फॉर्मूला पीछे वाला जो था उसमें केस वहां पे अपन देखो क्या बात कर रहे थे, वहां पे अपने पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है। अच्छा सर, समझ गया। ये फर्क है दोनों में। सैंपल मैंने बोला था कि अपन सैंपल की बात कर रहे हैं, तो सैंपल मतलब यहाँ पे बहुत सारे एटम्स हैं। मतलब वो लोग कोई भी पाथ चूज कर सकते हैं। हाँ, कोई भी एटम, कोई ना कोई एटम तो होगा जो किसी एक पाथ को फॉलो कर रहा होगा, तो आइदर ये इज भी तो दिस डायरेक्ट या 4 से दिस या फर्स्ट में आ दिस या सकता है। दिस। अरे तो वहां पे एक एटम नहीं है ना, तो वहाँ पे मैक्सिमम पूछा जा रहा है ना। हाँ मैक्सिमम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे एटम्स है, मिनिमम तो पूछा जाता तो 1 हो जाता। मिनिमम पूछा जा रहा तो 1 हो जाता, कि सारे क्या हो रहे डायरेक्ट 4 से 1 में आ रहे हैं। हाँ अरे समझ में आया ये, समझ दोनों में कंफ्यूजन हो गया। दोनों में कंफ्यूजन हो गया। देखो दोनों में क्या फर्क है एक बार मैं फिर बता रहा हूँ
कि यहाँ पे अपन बात करें, जैसे पहला मैंने बोला हाइड्रोजन सैंपल, कंफ्यूजन होता ही हो कि 4 से अपने पास 1 में जाना है, तो बीच में 2 भी आएगा और बीच में अपने पास 3 भी आएगा। एनर्जी देख लेना जो भी हो, उस हिसाब से आप छोड़ दो उसको। n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। देखो इसको ऐसे समझो, अभी तुम भूल जाओ सैंपल की बात करें, अपने एक एटम की बात कर रहे हैं। अपने को मान लो कि 4 से 1 में आना, तो इसके कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। तो अपने पास एक तो ये है कि 4 से अपन डायरेक्ट सीधे जंप कर जाए किसमें, 1 में। एक पाथ ही हो गया, जैसे मैं पाथ वाइज बता रहा था कि कितने डिफरेंट तरीके 4 से 4th सेल से 1st सेल में जाने के। दूसरा अपन ने बोला कि पहले इलेक्ट्रॉन गया मान लो 4 से किसमें, 3 में, फिर 3 से सीधा जंप कर गया किसमें, 1 में। तो दूसरा तरीका ये हो गया। अब एक मान लो कि पहले 4 से जैसे 3 में गया था, वैसे 2 में भी जा सकता है। तो 4 से पहले 2 में गया और फिर 2 से ये 1 में गया, तो एक डिफरेंट पाथ ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि अपने पास जाए 4 से किसमें, 3 में, और फिर 3 से जाए किसमें, 2 में, और 2 से फिर जाए किसमें, 1 में। तो ये अपने पास 4 डिफरेंट तरीके हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। यहाँ पे सर सैंपल की बात हो रही है ना? हाँ, अभी तो अपन ये बात कर रहे हैं, किसी सैंपल एम्पल को भूल जाओ कि 4th सेल से अपने को 1st सेल में जाने के कितने डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ओके, समझ गए सर ये। समझ गए। अब मैं पहले बात करता हूँ किसके लिए, आइसोलेटेड एटम के लिए। वो एक इलेक्ट्रॉन है, उसको अपन पहले हटा देते हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम या फिर आयन। तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि ओनली 1 एटम या फिर एक आयन, सिर्फ एक ही एटम है अपने पास या एक ही आयन है। तो उस एक एटम में अपने पास क्या रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की अपन बात करते हैं। तो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इन चारों पाथ में से किसी एक पाथ को फॉलो करेगा। ये समझ में आया क्या? अबे हाँ ना तो बोलो। यस यस सर। सर। हाँ, तो आइसोलेटेड एटम की अपन बात कर रहे हैं कि आइसोलेटेड एक ही एटम है, अपने पास एक ही आयन है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो इलेक्ट्रॉन है या तो ए पाथ के थ्रू आ सकता है, या बी पाथ के थ्रू आ सकता है, या सी पाथ के थ्रू आ सकता है, या डी पाथ के थ्रू आ सकता है। उसके पास 4 पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक एटम है तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो अपने से पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम कितनी लाइंस आएगी। तो मैक्सिमम लाइंस तो तब आएगी ना जब वो डी को फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें कितनी लाइंस है, 3 है। कि अगर वो ए पाथ के थ्रू आता तो अपने को सिर्फ एक ही लाइन मिलती, डायरेक्ट 4 से 1। बी पाथ के थ्रू आता तो अपने को यहाँ पे 2 लाइंस मिलती। सी पाथ के थ्रू आता तो अपने पास 3 लाइन मिलती, और डी पाथ के थ्रू आता तो अपने को 4 लाइंस मिलती। नंबर ऑफ लाइंस। तो अपने से पूछा गया कि मैक्सिमम कितनी लाइंस आ सकती है। सर वहाँ 3 कैसे, 4 कैसे? नहीं हाँ, 2 और 3 आएगी। सर सर ठीक है। तो अपने से ये पूछा जा रहा है कि अपने पास एक अगर आइसोलेटेड एटम है तो उसमें अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितनी लाइंस बना सकता है जब वो 4 से किसमें आएगा, 1 में आएगा। तो वो अपने पास जब ये डी पाथ के थ्रू जाएगा तब अपने पास उसके लिए मैक्सिमम 3 लाइंस आएगी। क्लियर है गए? ठीक सर। हाँ, अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर ए पाथ के थ्रू आता तो उसके लिए मिनिमम लाइन आती 1। तो ये तो एक एटम के लिए बात हो गई। अब जब अपन बात कर रहे हैं एक सैंपल के लिए, तो वहां पे अच्छा, इन चारों पाथ को फॉलो करने के लिए अपने को मिनिमम तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। कि अगर मेरे को चारों पाथ को फॉलो कराना है तो अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन हो, तो एक इससे आ जाए, एक इससे आ जाए, एक इससे आ जाए, एक इससे आ जाए, तो चारों पाथ फॉलो हो जाएंगे। अगर चारों पाथ फॉलो हो गए तो जितने भी डिफरेंट पॉसिबिलिटी है सारी कवर हो जाएगी। तो जब अपन सैंपल की बात करते हैं तो सैंपल में अपन यही बोलते हैं कि अपने पास वहां पे इतने सफिशिएंट एटम्स है कि जितने भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है उन सबको कवर कर लेगा। तो अगर जब मैं बात करूंगा किसकी, एक सैंपल की, तो सैंपल का मतलब है कि जितने भी डिफरेंट पॉसिबिलिटी वो सारी कवर करनी है। तो मतलब यहाँ पे अगर 4 से 1 की अपन बात करें इन केस ऑफ सैंपल,
तो वहां पे ढेर सारे एटम्स हैं, एक एटम नहीं है वहां पे। तो कुछ एटम्स और कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होंगे जो ए पाथ को फॉलो करके आ रहे होंगे, कुछ होंगे जो बी पाथ को फॉलो करके आ रहे होंगे वन में, कुछ होंगे जो सी पाथ को फॉलो करके आ रहे होंगे, कुछ होंगे जो डी पाथ को फॉलो करके आ रहे होंगे। तो डिफरेंट तो कितनी लाइंस पॉसिबल थी इसमें? 6 तो थी। अभी कुछ क्लियर हुआ क्या ये? सर पूरा समझ गया सर ये यस हो सर। गया क्या? हाँ, तो सिंपल मतलब यही था कि सारी पॉसिबिलिटी अपने को कंसीडर करनी है। तो सिंपल मतलब अपने को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से अपन निकाल देंगे, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अपने बनाया है। और जब एक ही एटम की बात होगी तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, दैट इज n2 - n1। ये समझ में आया क्या? यस सर। तो ये मतलब था अपने पास।